श्रापित बागीचा। एक समय की बात है, भीमपुर नामक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका बहुत ही ज्यादा आतंक था। वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। गांव के बीचों बीच चुड़ैल का घर था जो कि बहुत ही डरावना था और उसके बहुत ही सुंदर बगीचे भी थे जिनमें बहुत ही सुंदर फल और फूल लगते थे। गांव के सभी लोग उन बागीचों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर किसी को उन बागीचों में जाने की बहुत इच्छा होती, परंतु कोई भी चुड़ैल के डर से वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि अगर गलती से चुड़ैल किसी भी व्यक्ति को वहां देख लेती तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती थी। चुड़ैल के बागीचे के पास राजू नाम का व्यक्ति का घर था। कुछ समय पहले उसका विवाह हुआ था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपनी खिड़की से उस बागीचे की ओर देख रही थी। उस बागीचे में बहुत ही स्वादिष्ट आम का पेड़ लगा हुआ था और उसकी आम खाने की इच्छा होती है। तब वो अपनी इस इच्छा को राजू के सामने जाहिर करती है और उससे कहती है, अजी सुनिए न, मैं उस बगीचे के आम खाना चाहती हूँ। मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए आम लेकर आएंगे? तब राजू अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि वो चुड़ैल का बागीचा है और जो भी वहां पर जाता है तो वो उसको बहुत पीड़ा पहुंचाती है या फिर उसे जान से मार देती है। तब राजू की पत्नी कहती है कि आप रात को जाकर उस बागीचे से एक आम तोड़ लाना और चुड़ैल को पता नहीं चलेगा। राजू कहता है वो चुड़ैल है, उसे सब पता चल जाएगा कि हमने उसके बागीचे से आम तोड़ा है। राजू अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास करता है, परंतु उसके बाद भी उसकी पत्नी उसकी एक भी नहीं सुनती और आम खाने की जिद करती है। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार से राजू काफी दुखी हो जाता है, परंतु फिर भी वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उस रात छुपकर उस चुड़ैल के बागीचे में जाता है और वहां से 2 आम तोड़ कर ले आता है। फिर घर आकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे देता है। उसके बाद उसकी पत्नी उस आम को खाने लगती है। आम खाने के बाद राजू से कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट आम था। मैंने आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट आम नहीं खाया। उसके बाद राजू को भी आम खाने की इच्छा होती है। फिर वो भी दूसरे आम में से थोड़ा सा आम खा लेता है और उसे भी वो आम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैंने भी आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाया। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि उस चुड़ैल को कुछ पता नहीं चलेगा। आप तो खामखा में ही डर रहे थे। राजू भी अपनी पत्नी की इस बात से सहमत हो जाता है। राजू और राजू की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनके घर में जल्दी ही एक छोटा मेहमान आने वाला है और उसके कुछ समय बाद राजू को एक प्यारी सी बेटी होती है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके घर एक नन्ही सी परी आई है और वो उसका नाम महक रख देते हैं। परंतु उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। जब महक 8 महीने की हो जाती है, तब एक रात जब राजू की पत्नी और उनकी बच्ची रात को आराम से सो रहे थे, तब उनके कमरे में वो चुड़ैल आ जाती है। उसके बाद राजू की पत्नी उठ जाते हैं और जब वो चुड़ैल को अपने कमरे में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तब चुड़ैल उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तब राजू चुड़ैल से वहां आने का कारण पूछता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आपको हमसे क्या चाहिए? तब चुड़ैल हंसती है और कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को लेने आई हूँ। ये सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर राजू की पत्नी उस चुड़ैल से कहती है कि तुम हमारी बेटी को क्यों लेने आई हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। राजू कहता है कि तुम हमारी बच्ची को हमसे क्यों छीनना चाहती हो? हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब चुड़ैल उन दोनों को कहती है कि याद करो, कुछ महीने पहले तुमने मेरे बागीचे से आम तोड़े थे। तुम्हें अच्छे से पता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे बागीचे में नहीं आ सकता और तुमने इतनी हिम्मत की कि तुमने वहां से आम भी चुराए। तुम्हें पता है कि जो भी मेरे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका क्या हाल होता है। ये सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब वो चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमसे हमारी बच्ची को मत छीनिए। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी।
राजू उसकी पत्नी अपना हर संभव प्रयास करते हैं कि चुड़ैल उनकी बच्ची को न ले जाए, परंतु वो जबरदस्ती महक को अपने साथ ले जाती है। अपनी बच्ची को खोने के बाद राजू और उसकी पत्नी अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं कि उन्हें इस तरह से आम तोड़कर नहीं गाना चाहिए था। उसकी वजह से आज उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया। उसके बाद से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं और हमेशा रोते ही रहते थे। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तब चुड़ैल उससे अपने घर का सारा काम करवाती थी। पहले तो चुड़ैल को महक से कोई ज्यादा खास लगाव नहीं होता, परंतु जैसे जैसे महक बड़ी होने लगती है तब चुड़ैल को महक से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और वो उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है और बिल्कुल एक अच्छी माँ की तरह उसका ध्यान रखने लगती है। महक भी उस चुड़ैल को माँ कहकर ही पुकारती थी। चुड़ैल कभी भी महक को अपने घर से बाहर नहीं जाने देती थी। वो उसको अपने घर में ही कैद रखती थी। इसकी वजह से महक को बाहरी दुनिया के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं थी। महक बाहर जाकर दुनिया घूमना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं, परंतु वो चुड़ैल कभी भी महक को अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी। महक अक्सर चुड़ैल से कहती कि माँ, आप हर रोज बाहर भ्रमण करने जाती हैं, परंतु आप कभी भी अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाती। मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर किस तरह के लोग रहते हैं। तब चुड़ैल महक से कहती कि अरे मेरी बच्ची, तुम बहुत भोली हो और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब लोग रहते हैं। अगर तुम बाहर जाओगी तो वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी बाहर लेकर नहीं जाती। तुम यहाँ घर पर ही सुरक्षित हो। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब महक कहती है कि परंतु माँ, आप भी तो घर से बाहर जाती हैं, लेकिन आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। आप कभी मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती? मैं आपके साथ हमेशा सुरक्षित रहूंगी। कृपया करके आप मुझे अपने साथ एक बार ले जाइए। परंतु उसके बाद भी चुड़ैल महक की बात नहीं मानती और वो महक से कहती है कि तुम बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तुम बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। उसके बाद इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल को इस बात का डर था कि अगर महक बाहर जाएगी तो उस दुनिया में सभी लोग उसके जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि चुड़ैल इकलौती थी जो सबसे अलग दिखती थी और वो सबसे डरावनी भी दिखती थी। इसलिए चुड़ैल को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर गलती से महक बाहर चली जाएगी तो वो अपने जैसे लोगों से मिलेगी तो शायद महक को चुड़ैल की सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए चुड़ैल महक को कभी भी बाहर नहीं भेजती थी और न ही उसे कभी अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि वो महक को खोना नहीं चाहती थी। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और जब महक बड़ी हो जाती है, अब वो 16 वर्ष की हो गई थी और उसकी बाहर जाने की उत्सुकता भी बढ़ती ही जा रही थी। तब वो एक दिन निर्णय कर लेती है कि आज तो वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाएगी और बाहर की दुनिया देखकर ही रहेगी। जब चुड़ैल बाहर भ्रमण पर जाती है तब महक भी चुपके से खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। फिर उसी दिन जब चुड़ैल भ्रमण करने बाहर निकली होती है तब उसे कुटिया के बाहर एक औरत रोती हुई दिखती है। दरअसल उस औरत का बेटा कहीं गुम हो गया था और वो कुछ दिनों से कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उस औरत का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। जब चुड़ैल उस औरत की ऐसी दशा देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। तब वो सोचती है कि अगर कल को महक मुझसे दूर हुई तो मुझे भी इतना ही बुरा लगेगा। फिर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचती है कि जब मैंने महक के माता पिता से महक को छीन लिया था तब उनकी भी यही दशा हुई होगी और अब इतने वर्ष हो चुके हैं, वो इतने वर्ष से महक के बिना जी रहे हैं, तो उनकी भी बहुत ही बुरी दशा होगी। उसके बाद चुड़ैल राजू और राजू की पत्नी का हाल देखने उनके घर पर जाती है। वो खिड़की के बाहर से देख रही थी। वो देखती है कि राजू और उनकी पत्नी अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे और उनकी कोई दूसरी संतान भी नहीं थी। राजू की पत्नी काफी समय से बीमार चल रही थी ना, तो वो अब ढंग से खाना खाती थी और न ही अपना ध्यान रखती थी। राजू अपनी पत्नी को समझा रहा होता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें महक को भूलना ही होगा। इतने वर्ष हो चुके हैं, अब हमारी महक कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। राजू की ये सब बातें सुनकर उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है और चुड़ैल जब ये बात सुनती है तो उसकी
भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो घर चली जाती है। जब वो घर जाकर देखती है तब उसे महक कहीं पर भी नहीं मिलती। तब उसे महक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो देखती है कि घर की खिड़की खुली है। इसका मतलब महक इस खिड़की से कूदकर बाहर गई है। उसके बाद चुड़ैल उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, परंतु उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। जब उसे महक कहीं पर भी नहीं मिलती तो उसे महक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो अब महक के बिना नहीं रह सकती थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि जब उसने महक को छीना था तब उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। फिर जब वो वापस घर आती है तब उसे महक वही कमरे में एक कुर्सी पर बैठी नजर आती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तब वो चुड़ैल महक से पूछती है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम इस तरह बाहर क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। तब महक कहती है कि माँ, तुम कौन हो और तुमने मुझे इतने वर्षों तक घर में इस तरह कैद क्यों रखा? तुमने मुझे कभी बाहर क्यों नहीं जाने दिया? आज मैंने बाहर की दुनिया देखी कि किस तरह मेरी तरह बाकी बच्चे आपस में मिलजुल कर एक साथ खेल रहे थे। माँ, आखिर सच क्या है? तुम मुझे बताओ। तब चुड़ैल महक को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने महक के माता पिता से उसको बचपन में छीन लिया था और अपने साथ ले आई थी। जब महक ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे सच जानकर बहुत बुरा लगता है। फिर चुड़ैल आगे कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तो तुम्हें जन्म भी नहीं दिया, फिर भी मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। परंतु जिसने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारे बिना कैसे रहते होंगे, इस बात का पता मुझे आज चल रहा है। मैंने केवल अपने बारे में ही सोचा। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी भी सच का पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा यहाँ पर कैद रखा। परंतु इसी डर से मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब तुम्हें वापस अपने माता पिता के पास ले जाऊंगी। अब से तुम उन्हीं के साथ रहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सब कहकर चुड़ैल रोने लगती है। उसके बाद महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मेरे माता पिता मेरे बिना इतने वर्ष कैसे रहे होंगे, और माँ, आपको समझना होगा मैं यहाँ पर इस तरीके से हमेशा कैद होकर नहीं रह सकती। मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। आपने मुझे बेशक जन्म नहीं दिया, परंतु आपने मुझे पाल पोस कर तो बड़ा किया है। मुझे इतना प्यार किया, इसलिए मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। जब चुड़ैल महक की ये सब बातें सुनती है तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो महक को लेकर राजू के घर चली जाती है। फिर वो राजू और उसकी पत्नी को बता देती है कि ये उनकी बेटी महक है। जब राजू और उसकी पत्नी महक को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो बहुत रोने लगते हैं। तब चुड़ैल राजू से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटाने आई हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना। तब राजू और उसकी पत्नी चुड़ैल को शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी को वापस लौटा दिया। फिर महक कहती है कि माँ, अगर आपका कभी भी मुझसे मिलने का मन करे तो आप मुझसे मिलने आ सकती हैं और मैं भी आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। महक की ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और वो महक को उसके माता पिता के साथ खुश देखकर बहुत खुश रहती है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें उसका भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। रहस्यमय घर। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नामक व्यक्ति ने एक नया घर खरीदा था और उस घर में वो अपनी पत्नी पलक और पिंकी के साथ रहने आया था। आज उनका पहला दिन था। उन्होंने घर में सारा सामान रख दिया था और वो घर की साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है और अभी बहुत ज्यादा वो लोग थक जाते हैं। तब पिंकी पलक से कहती है कि माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना बना दो। पलक कहती है कि हाँ मेरी बच्चे, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाकर लाती हूँ। फिर पलक रमेश के पास जाकर उससे कहती है कि अजी सुनिए,
आज हमने बहुत काम कर लिया है, अब जो काम बचा है वो हम कल कर लेंगे। इतनी शाम भी हो गई है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब हम खाना खा लेते हैं। तब रमेश कहता है कि तुम सही कहती हो, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। उसके बाद पलक रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है और रमेश बाकी का काम खत्म कर लेता है। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। पलक अगले दिन सुबह सोकर उठती है, तब वो देखती है कि उनके घर का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि अरे, क्या कल रात पिंकी के पापा ने दरवाजा बंद नहीं किया था और ये पूरा खुला हुआ है? अगर घर में कोई चोर घुस जाता तो न जाने क्या होता। फिर पलक रमेश के पास जाकर उससे कहती है कि अजी सुनिए, क्या आपने कल रात को दरवाजा बंद नहीं किया था? तब रमेश कहता है कि अरे नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो दरवाजा बंद करके सोया था। तब पलक बताती है कि जब मैं सुबह उठी तो दरवाजा पूरी तरह खुला था। तब रमेश कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था। तब पलक आगे कहती है कि कोई बात नहीं, आज आप ध्यान से दरवाजा बंद करके सोना। उसके बाद वे सभी पूरे दिन घर में काम करते हैं और घर का काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है। उसके बाद रात को फिर से वो सब खाना खाकर सोने जाते हैं। तब पलक रमेश से कहती है कि क्या आपने याद से दरवाजा बंद किया? तब रमेश कहता है, हाँ भाग्यवान, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देखकर आ सकती हो। तब पलक कहती है कि ठीक है, अगर आपने बंद कर दिया है तो मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप सो जाइए। उसके बाद वे सभी सो जाते हैं। फिर जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो उन्हें फिर से दरवाजा खुला मिलता है, जिसे देखकर पलक रमेश से कहती है कि आपने तो कल रात को कहा था कि आपने दरवाजा बंद कर दिया है, परंतु ये तो आज फिर से खुला है। तब रमेश कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम मेरा भरोसा करो, मैंने याद से दरवाजा बंद किया था, पता नहीं ये अपने आप कैसे खुल जाता है। तब पलक कहती है कि दरवाजा भी भला अपने आप खुलता है? आज रात को मैं खुद ही दरवाजा बंद करके सोऊंगी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उसके बाद रमेश अपने काम पर चला जाता है। फिर ऐसा करते करते पूरा दिन बीत जाता है। फिर से रात हो जाती है और सब खाना खाकर सोने लगते हैं। तब पलक खुद दरवाजा बंद करके आती है और सोचती है कि अब देखती हूं ये दरवाजा कैसे खुलता है। उसके बाद पलक सो जाती है। फिर वो अगले दिन जब दोबारा सोकर उठती है तब उसे अगली सुबह फिर से दरवाजा खुला मिलता है। तब वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रमेश पलक से कहता है कि तुमने देखा ना, कल रात को तो तुमने दरवाजा बंद किया था, तो ये दरवाजा आज कैसे खुला मिला? तब पलक कहती है कि अजी मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था, मुझे अच्छे से याद है। तब रमेश कहता है कि मैं भी 2 दिन से दरवाजा बंद ही करके सो रहा था, परंतु न जाने कैसे ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तब पलक और रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। वो रोज रात को दरवाजा बंद करके सोते हैं, परंतु सुबह तक दरवाजा अपने आप कैसे खुल जाता है। इस तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं और हर रोज सुबह उन्हें दरवाजा पूरा खुला मिलता है। इस बात से पलक और रमेश बहुत ज्यादा चिंतित होने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये दरवाजा प्रतिदिन अपने आप कैसे खुल जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। पलक और रमेश इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब एक दिन रमेश का पड़ोसी रमेश से मिलने आता है। रमेश अपने पड़ोसी को सारी बात बता देता है कि किस तरह उनके साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। जैसे अगर वो रात को दरवाजा बंद करके सोते हैं तब भी अगले दिन वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर में जितनी भी खिड़कियां हैं उनके बार बार बंद होने की और खुलने की आवाजें आती है। तब वो पड़ोसी रमेश को सलाह देता है कि तुम्हें किसी बाबा को बुला लेना चाहिए, क्या पता किसी भूत का साया हो और फिर उससे सब ठीक हो जाए। मैं एक बाबा को जानता हूं जो कि बहुत ही चमत्कारी और अच्छे बाबा हैं और वो काफी बूढ़े भी हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। उसके बाद रमेश अपने पड़ोसी से उन बाबा का पता ले लेता है और फिर अगले ही दिन वो उस बाबा से मिलने जाता है और वहां जाकर बाबा को सारी बात बता देता है। तब वो बाबा रमेश से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आकर देखता हूं कि आखिर क्या समस्या है, फिर मैं उसी के हिसाब से उस समस्या का हल तुम्हें दूंगा। उसके बाद रमेश वहां से वापस घर आ जाता है। रमेश घर आकर पलक से कहता है कि कल हमारे घर पर बाबा आएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तब पलक कहती है कि हाँ बस जो भी हो सब ठीक हो, मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है
यहाँ रहने में। फिर रमेश कहता है कि मैं जानता हूं कि इस तरह ऐसे घर में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहां से कहीं और ही जाना पड़ेगा। तब पलक कहती है कि हमने तो इस घर में सारी जमा पूंजी लगा दी है, अब भला हम कहां जाएंगे। तब रमेश कहता है कि तुम सही कहती हो, हम इस तरह ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे पड़ोसी ने उन बाबा के बारे में बताया है और शायद वही बाबा अब हमारी इस समस्या का हल निकाल सके। उसके अगले दिन वो बाबा रमेश के घर पर आ जाते हैं और उनका पूरा घर अच्छे से देखते हैं। फिर उसके बाद उन्हें सब समझ आ जाता है कि इस घर में क्या समस्या है। फिर वो रमेश और पलक से कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले इस घर में एक व्यक्ति रहता था जो कि काफी धनी था और उसका एक पुत्र था। वो गलत संगत में पड़ गया था। हालांकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, परंतु वो बहुत ज्यादा खर्च करता था, जिसकी वजह से उसके पिता हमेशा उसको डांटा करते थे। एक दिन जब उसके पिता उसकी किसी लापरवाही पर उसे डांट रहे थे और फिर उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, तो उसका पुत्र ये घर छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। परंतु उस दिन के बाद से उसके पिता ने कभी भी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। इस वजह से अगर कभी उनका बेटा घर वापस आने के बारे में सोचे और यहां तक वापस आए और अगर कहीं उसे दरवाजा बंद नजर आए तो कहीं वो उनसे मिले बिना ही वापस न चला जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने कभी भी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था और हमेशा दिन रात अपने घर के दरवाजों को खुला रखा। परंतु उसका पुत्र वापस नहीं आया और कुछ समय बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और अकेले रहने के कारण उन्होंने अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। अपने पुत्र के हाथों मुक्ति न मिलने पर उनकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है, इस उम्मीद में कि वो एक बार अपने पुत्र को देख सके। जब ये सच रमेश और पलक को पता चलता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इस घर में कितनी दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। तब रमेश कहता है कि क्या उनके पुत्र को नहीं पता कि उनके पिता का देहांत हो गया और वो अपने पिता से कभी मिलने क्यों नहीं आया। तब वो बाबा कहते हैं कि ये तो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा क्योंकि हमें यहां पर हवन करना होगा और जब तक वो अपने हाथों से हवन नहीं करेगा तब तक उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब रमेश कहता है कि हम उस व्यक्ति को भला कैसे ढूंढ सकेंगे, हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तब वो बाबा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको अच्छे से जानता हूं और वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। मैंने इसी गांव में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं 2 दिन में उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा, तब तक तुम हवन की सारी सामग्री तैयार रखना और उसके बाद हम हवन कर देंगे। उसके बाद रमेश उसी दिन जाकर हवन की सारी सामग्रियां ले आता है जो भी बाबा ने उसे बताई थी। फिर 2 दिन बाद बाबा भोलू को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। भोलू वही व्यक्ति था जिसे अपने हाथों से हवन करना होता है। उसके बाद वो सब हवन कुंड तैयार कर लेते हैं और हवन करने पर वहां पर बैठ जाते हैं। जब हवन की प्रक्रिया आधी से ज्यादा पूरी हो जाती है तभी वहां पर भोलू के पिता की आत्मा आ जाती है और भोलू जब अपने पिता की आत्मा को देखता है तो वो रोने लगता है। तब उसके पिता की आत्मा भोलू से कहती है कि बेटा, तुमने आने में कितनी देर कर दी, मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, मैं तुम्हारे लिए दिन रात तड़पता रहा, परंतु तुम वापस क्यों नहीं आए। तब भोलू कहता है कि पिताजी, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर चला गया। भोलू के पिता कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए। तो भोलू कहता है कि मुझे लगा आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे, मैं आपको इस तरह से छोड़कर चला गया था, मैं डर की वजह से वापस नहीं आया और मैं चाहता था कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, उसके बाद ही मैं वापस घर आऊं ताकि आपको मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व हो। परंतु जब मैं वापस मिलने आया तब बहुत देर हो चुकी थी। इतना कहकर भोलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो आगे कहता है कि पिताजी, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत पछतावा है कि मेरी वजह से आपको इतनी सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा और आपके आखिरी वक्त में भी मैं आपके साथ नहीं था, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। तब उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया, मेरी यही इच्छा थी। अब मैं खुश हूं कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो और अपनी नई जिंदगी में खुश हूं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इतना कहकर भोलू के पिता की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। फिर वे सभी मिलकर हवन को पूरा कर लेते हैं। उस दिन के बाद से रमेश और पलक अपनी बेटी के साथ उस घर में आराम से रहते हैं।
उन्हें पहले जिस समस्या का सामना करना पड़ता था दरवाजे और खिड़कियों में, अब उनके साथ ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हो रही थी और वे खुशी खुशी अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी और गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमें अपनी गलती को मानना चाहिए और उसकी वजह से हमें अपने परिवारजनों से ऐसे रुष्ट होकर पीठ नहीं फेरनी चाहिए। सौतेली मां का त्याग। एक समय की बात है, ढोलकपुर गांव में पवन नाम का किसान अपनी पत्नी, बेटी और अपनी मां के साथ रहता था। उनका जीवन काफी अच्छा चल रहा था। उसकी बेटी भी अब 8 वर्ष की हो चुकी थी। मेघा बहुत ही चुलबुली तथा शरारती लड़की थी। मेघा सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी माँ से करती थी। वो उन्हीं के साथ खाना खाती और पूरा दिन उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि पवन और उसकी पत्नी तो हमेशा खेत में काम करने चले जाया करते थे। वो दोनों दिन भर खेत पर काम करते और खूब मेहनत करते थे। इसी से उनका घर का खर्च चल रहा था। फिर कुछ समय बाद मेघा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब पवन अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए हर वैद्य को बुलाता है, परंतु कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। उसके कुछ समय बाद मेघा की माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद मेघा बहुत उदास रहने लग जाती है। तब मेघा की दादी पवन से कहती है कि वो दूसरा विवाह कर ले, परंतु मेघा इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होती। वो अपनी दादी से कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सौतेली माँ बनकर आए। अगर सौतेली माँ आएगी तो वो मुझे बहुत मारेगी और मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। उसकी दादी मेघा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती बेटा, कुछ अच्छी भी होती हैं। वो तो कभी कभी 1-2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, परंतु हर कोई बुरा नहीं होता। तो इनकी चिंता क्यों करती है? तेरी सौतेली माँ अच्छी ही होगी। तब मेघा कहती है कि मुझे कोई सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तुम हो ना दादी, माँ मेरे लिए वही बहुत है। तुम मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखती हो तो हमें भला सौतेली माँ की क्या जरूरत? तब उसकी दादी कहती है कि अरे अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन की हूँ। परंतु मेघा किसी की भी नहीं सुनती और वो अपने पिता से शादी करने के फैसले पर बहुत ज्यादा रोने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। उसकी ऐसी जिद देखकर पवन भी दूसरा विवाह करने से इनकार कर देता है। उसके कुछ समय बाद मेघा की दादी का भी देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से मेघा बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। अपनी माँ और दादी दोनों को खोने की वजह से मेघा के दिमाग पर इस चीज का बहुत गहरा असर होता है। वो अकेले ही घर का भी सारा काम करती और खेत में भी काम करने जाती, परंतु पवन के लिए ये सब काम ऐसे अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो दूसरा विवाह करने का निर्णय लेता है। हालांकि मेघा अपने पिता को दूसरा विवाह करने से मना करती है, परंतु उसके बावजूद भी उसके पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उनके घर में मेघा की सौतेली माँ आती है, जिसका नाम रचना होता है। रचना बहुत ही अच्छी थी। रचना मेघा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। रचना मेघा का बहुत ध्यान रखती थी और मेघा से बहुत प्यार भी करने लगी थी, परंतु मेघा को केवल इसी बात का डर था कि रचना उसकी सौतेली माँ है और सौतेली माँ हमेशा बुरी ही होती है। उसे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता कि अभी तो रचना उसके साथ उसके पिता की वजह से अच्छा व्यवहार कर रही है और ये केवल एक दिखावा है। उसे लगता था कि शुरुआत में तो हर सौतेली माँ प्यार करने का दिखावा करती है, परंतु कल को वो उसकी सौतेली माँ उससे बहुत ज्यादा मारपीट करेगी और उसको खाने को भी नहीं दिया करेगी। ये सब डर मेघा के दिमाग में घर कर गया था, परंतु मेघा जैसा सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं था। रचना सच में पूरे दिल से मेघा से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा मेघा को खुश ही देखना चाहती थी। रचना हर रोज मेघा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। उसके बाद वो पवन के साथ खेत के सभी काम में मदद भी किया करती थी। फिर वो घर आकर वापस घर का सारा काम करती और मेघा की पढ़ाई में भी सहायता किया करती, परंतु मेघा फिर भी रचना को अपनी माँ नहीं मानती थी। वो यही सोचती थी कि ये सब एक दिखावा है और दिखावा जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसलिए मेघा रचना के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देती है। मेघा सोचती है कि कल को मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, उससे पहले मैं ही कैसे भी करके इन्हें अपने घर से निकलवा देती हूँ, ताकि ये मेरे साथ कुछ भी बुरा न कर सके। उस दिन के बाद से मेघा अपने पिता से रचना की झूठी शिकायत करना शुरू कर देती है। जैसा एक बार मेघा पूरे दिन खाना नहीं खाती और जब पवन खेत से
काम करके वापस घर आता है तो मेघा रोते हुए अपने पिता के पास जाती है। तब उसके पिता को चिंता हो जाती है कि मेघा आखिर इस तरह क्यों कर रही है। फिर उसके पिता उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब मेघा कहती है कि पिताजी, माँ ने आज पूरे दिन से मुझे खाना नहीं दिया और ना ही मेरा ध्यान रखा। माँ ने आज मुझे बहुत ज्यादा डांटा है। ये इस बात सुनकर पवन गुस्से में लाल पीला हो जाता है और फिर वो रचना को बुलाता है और कहता है कि रचना, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज पूरे दिन से मेघा को खाना क्यों नहीं दिया? ये बात सुनकर रचना बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मेघा को खाना दिया था और इसने खुद ही खाने से मना कर दिया। तब मेघा कहती है कि नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और उन्होंने मुझे जानबूझकर खाना नहीं दिया और ऊपर से मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो मुझे बहुत ज्यादा मारेंगी। इसके बाद पवन रचना को बहुत ज्यादा डांटने लगता है और रचना की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तब मेघा आगे कहती है कि देखो पिताजी, इसलिए मैं आपसे कहती थी कि आप दूसरा विवाह मत कीजिए। सौतेली माँ ऐसी ही होती है। मेघा को लगा था कि ऐसा करने से उसके पिता रचना को घर से बाहर निकाल देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ये देखकर मेघा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो सोचती है कि अगली बार मुझे कुछ ज्यादा अच्छी तरकीब सोचनी होगी ताकि जिसकी वजह से पिताजी माँ को घर से बाहर निकाल दें। उस दिन के बाद से मेघा की शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। जब उसके पिता घर पर नहीं होते तब वो अपनी माँ से न तो ढंग से बात किया करती थी और न ही उनकी एक भी बात माना करती थी। मेघा दिन ब दिन बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी थी। फिर एक दिन जब मेघा बाहर खेलते हुए गिर जाती है तो उसे चोट लग जाती है। वो फिर घर आकर रचना को नहीं बताती कि उसे चोट लगी है, परंतु जैसे ही शाम को पवन काम करके वापस घर आता है तब मेघा के हाथ पर चोट देखता है। तब वो मेघा से पूछता है कि बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तब मेघा पवन से झूठ बोल देती है कि आज उसकी माँ ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से उसे इतनी गहरी चोट लग गई। जब पवन मेघा की ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो बाहर से एक लकड़ी का डंडा लेकर आता है और रचना को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मारने पर कितनी तकलीफ पहुँचती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके हाथों से खून बहने लगे। इसके बाद पवन रचना की डंडे से खूब पिटाई करता है, परंतु रचना उसके बाद भी कुछ नहीं कहती। जब मेघा अपने सामने ये सब होते देखती है तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके झूठ की वजह से उसके पिता ने रचना को इतनी बुरी तरह पीटा और फिर भी उसने पवन को कुछ भी नहीं कहा। मेघा को लगा कि मेघा की वजह से उसके पिता ने उसकी सौतेली माँ को इतना मारा है तो उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और शायद अब वो सच में मेघा की खूब पिटाई करेगी, परंतु ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद भी रचना मेघा को कुछ नहीं कहती और वो हर रोज की तरह मेघा से प्यार से ही बात करती थी और उसके लिए खूब स्वादिष्ट भोजन बनाती। जब मेघा ये सब देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। उसने अपनी सौतेली माँ के साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार किया और उसने हमेशा उन्हें केवल अपनी सौतेली माँ ही समझा, जबकि उन्होंने तो उसको बिल्कुल अपनी बेटी समझा और एक बेटी की तरह इतना ज्यादा प्यार किया। उस दिन के बाद से मेघा सुधर जाती है और वो रचना को अपनी माँ की तरह प्यार करने लगती है और अब उसे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह ही समझती थी। उस दिन के बाद से मेघा रचना की सभी बातें मानने लगती है और रचना का काम में हाथ बटाया करती थी। जब पवन ये सब देखता है तो पवन भी बहुत खुश हो जाता है कि अब वो दोनों कितने मिलजुल कर रहने लगे थे और वे दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तब एक दिन मेघा पवन के पास जाती है और पवन को सब सच बता देती है कि किस तरह उसने पहले इतना झूठ बोलकर अपनी माँ को इतनी ठेस पहुंचाई। जब पवन को ये सब सच पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि रचना की गलती न होते हुए भी उसने रचना को इतना ज्यादा दुख पहुंचाया और जबकि सारी गलती तो उसकी बेटी की ही थी। उसकी बेटी ने ही रचना को घर से बाहर निकलवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। तब पवन मेघा को खूब डांटता है कि उसने ऐसा क्यों किया, परंतु रचना कहती है कोई बात नहीं, ये अभी बच्ची है, इसे किसी चीज की समझ नहीं है, ये नादान है, आप ऐसे मत डांटिए। जब रचना मेघा को पवन की डांट से बचा रही होती है तब मेघा रोने लगती है और कहती है कि माँ, कृपा करके मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझे पिता की डांट से बचा रही हैं और मैंने आपके साथ हमेशा इतना बुरा व्यवहार किया। उसके बाद रचना मेघा को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना है। जब पवन ये सब देखता है तो रचना से अपने किए की क्षमा मांगने लगता है और कहता है, भाग्यवान, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने हमेशा मेघा के ऊपर भरोसा करके तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया।
उसके बाद रचना दोनों को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। फिर कुछ ही वर्ष में रचना को एक बेटा हो जाता है। मेघा भी अपना एक छोटा सा भाई पाकर बहुत खुश हो जाती है। उनके घर में केवल खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। मेघा भी अपने भाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। वो अपने भाई से बहुत प्यार किया करती थी और उसके बगैर नहीं रह सकती थी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर रचना बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें केवल रिश्तों के नाम से ही उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए और उसके स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सौतेले रिश्ता गलत ही होता है, बल्कि कई बार सौतेले रिश्ते भी सगे रिश्तों से ज्यादा बढ़कर होते हैं और उनसे हमें सगों से भी ज्यादा प्यार मिल जाता है। कमरे में कैद राक्षस। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके पिता ने कुछ दिन पहले ही एक नया घर खरीदा था, परंतु उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से पहले चमन और बबलू अपनी पत्नियों के साथ इस घर में रहते थे, परंतु उसके बाद बबलू अपने भाई से कहता है कि भैया अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो अब हम साथ में रहकर भला क्या करेंगे? क्यों ना जो नया घर पिताजी ने खरीदा था, मैं उस घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाऊं। तब चमन कहता है कि भाई बेशक से तुम ये दोनों घर खुद रख लो, परंतु तुम्हें इस तरह से अलग रहने की क्या जरूरत है? हम सब साथ मिलकर भी तो रह सकते हैं। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो ऐसा हम ज्यादा खुश रहेंगे। परंतु बबलू अपने भाई की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वो अलग रहने की जिद करने लगता है। हालांकि इस तरह अलग रहने की बात से घर में कोई भी खुश नहीं था। बबलू और चमन की पत्नियां भी ये नहीं चाहती थी कि वो सब मिलजुल कर रहे, परंतु बबलू इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता और वो कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी के साथ उस नए घर में रहने चला जाता है। वो घर बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देखकर बबलू बहुत खुश हो जाता है कि अब वो ये घर उसके भाई का नहीं बल्कि उसका है। दरअसल बबलू बहुत ही लालची व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ चमन, जो कि अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करता था, उसे धन दौलत का कोई भी लालच नहीं था, परंतु बबलू के मन में इस घर को देखकर पहले से ही लालच आ गया था। उसे लगा था कि अगर अभी समय रहते उसने इस घर को नहीं लिया तो कल को कहीं उसका भाई इस घर को न हड़प ले और उसे वो पुराना टूटा फूटा घर दे दे। इसलिए बबलू ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि अभी ही अलग हो जाएगा और इस नए घर पर कब्जा कर लेगा। बबलू अपनी पत्नी के साथ उस घर की साफ सफाई करके उसमें रहने लगता है। वो देखता है कि उस घर के सभी कमरे तो ठीक है, परंतु उस घर के कोने में एक छोटा सा कमरा था जिस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। वो उसकी चाबी को हर जगह ढूंढता है, परंतु उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो अगले दिन जाकर अपने भाई से पूछता है कि भैया, क्या पिताजी ने आपको उस कमरे की चाबी दी थी? उस कमरे पर बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है। तब चमन कहता है कि नहीं भाई, पिताजी ने तो मुझे कोई चाबी नहीं दी। फिर चमन आगे कहता है कि भाई, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम बुरा तो मत मानना। मुझे उस घर में कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है तुम्हें उस ताले को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि शायद वहां पर कुछ गड़बड़ हो। तब बबलू कहता है कि अरे भैया, आप भी ना बेखाम में ही इतना सोचते हो, इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। तब चमन बाबू को समझाने का प्रयास करता है कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, तुम उस ताले को मत खोलो। बबलू अपने भाई को कहता है कि भैया, आपको मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो सही लगेगा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, सब सही होगा। इतना कहकर बबलू वहां से चला जाता है। अपने भाई का ऐसा बदला रूप देखकर चमन बहुत हैरान हो जाता है। आज तक बबलू ने अपने भाई से कभी उल्टा नहीं बोला था। बेशक बबलू एक लालची व्यक्ति था, परंतु वो अपने भाई की बहुत इज्जत किया करता था और कभी भी उससे उल्टा नहीं बोलता था। चमन को उस घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने भाई को समय समय पर सावधान करता था, परंतु बबलू अपने भाई की एक बात भी नहीं सुनता था।
फिर एक दिन बबलू उस कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं टूटता। फिर काफी प्रयास करने के बाद वो उस ताले को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जब वो उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है और उस कमरे में बहुत सारा पुराना सामान भी होता है। फिर वो वहां उस कमरे की साफ सफाई करने लगता है और उस कमरे के सामान को भी देख रहा होता है। आखिर इन सब बक्सों में क्या है? तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो? तब बबलू अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है, परंतु उस कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं होता। फिर वो देखता है कि एक दीवार पर एक बहुत बड़ा सा चित्र लगा हुआ है जिसमें एक राक्षस का चित्र बना था। जब वो उस चित्र को निहार रहा होता है तब वो राक्षस फिर से बोलता है। उस चित्र को ऐसे हिलते हुए देखकर बबलू बहुत डर जाता है। तब वो राक्षस कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तब बबलू कहता है कि मेरी मदद करने? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? तब वो राक्षस कहता है कि तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तब बबलू कहता है कि क्या आप सच में मेरी सभी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तब वो राक्षस कहता है कि हाँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग कर देखो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, परंतु मेरी 3 इच्छा पूरी करने के बाद तुम्हें मेरी यहाँ से निकलने में सहायता करनी होगी। तब बबलू कहता है कि भला आप यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? तब राक्षस कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना। जब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा उसके बाद तुम बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए सहमत हो जाना। तुम्हें केवल इतना ही करना है। इसके बाद जब मैं इस चित्र से बाहर आ जाऊंगा तो मैं यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। वो राक्षस बबलू को अपनी बातों में बहला फुसला लेता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज का दिन देता हूँ, तुम अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, फिर तुम कल मुझसे आकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवा लेना। राक्षस की ये बात सुनकर बबलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अरे वाह, उसे तो कितना अच्छा मौका मिला है, वो उसकी सहायता से बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जैसे तैसे करके वो पूरा दिन बिताता है और उसे रात को नींद भी नहीं आती। वो बार बार यही सोचता रहता है कि वो कल राक्षस से क्या क्या मांगेगा। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है वो जल्दी से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल के उस राक्षस के कमरे में पहुंच जाता है। तब वो राक्षस कहता है कि अरे तुम तो इतनी जल्दी आ गए, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवानी है? तब बबलू कहता है कि हाँ, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी हवेली हो और मेरी दूसरी इच्छा है कि उसमें बहुत सारे नौकर चाकर हों और आखिरी इच्छा उसमें एक कमरा हो जिसमें बहुत सारा धन हो। तब राक्षस कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं, अब तुम अपने वादे अनुसार 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना और मुझे यहाँ से मुक्त करने में मेरी सहायता करना। तब बबलू कहता है ठीक है, आपने अगर मेरी इच्छा पूरी कर दी है तो मैं भी आपकी सहायता जरूर करूंगा और मैं आपको यहाँ से मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर बबलू वहां से चला जाता है और राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। जैसा कि उस राक्षस ने कहा था, बबलू के पास एक बहुत बड़ी हवेली आ जाती है जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर और बहुत सारा धन होता है। अपनी सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद बबलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो अपने भाई के पास जाता है ये दिखाने के लिए कि वो कितना अमीर हो गया है। उसके भाई को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो बबलू से पूछता है कि वो अचानक से इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया। तब बबलू कहता है ये सब तो भगवान की मेहरबानी है, मैंने खूब मेहनत की जिसकी वजह से मुझे उसका इतना अच्छा फल मिला। तब चमन कहता है कि मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि ये सब तुमने कैसे किया? क्या तुमने किसी के यहाँ लूटपाट की? तब बबलू को गुस्सा आ जाता है और अपने भाई से कहता है कि आप मेरी सफलता से चिढ़ते हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आपको अंदर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है कि मैं इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया और आप अभी भी वैसे गरीब के गरीब हैं। तब चमन कहता है कि नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुमसे चिढ़ता नहीं हूँ, परंतु मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है।
मैं नहीं चाहता कि तुम कल को किसी भी मुसीबत में फंसो। तब बबलू कहता है कि मुझसे झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं आज के बाद आपके पास कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद बबलू गुस्से में वहां से चला जाता है। चमन उसको समझाने का बहुत प्रयास करता है, परंतु वो कभी अपने भाई की एक बात भी नहीं सुनता और बस अपने नई दौलत पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इस तरह करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और अपने वादे अनुसार बबलू उस राक्षस के कमरे में जाता है। तब वो राक्षस से कहता है कि मैं आ गया हूँ, अब बताइए मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। तब वो राक्षस कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल अपनी पूर्ण इच्छा से मेरी बातों से सहमत होना होगा, जो भी मैं तुमसे कहूंगा। तब बबलू कहता है ठीक है, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। आगे राक्षस कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस चित्र से आजाद हो जाऊं, यहाँ से बाहर आ जाऊं। तब बबलू कहता है कि हाँ, मैं सच में ही चाहता हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तब राक्षस कहता है कि मैं इस चित्र से बाहर आ रहा हूँ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बबलू इस बात के लिए भी सहमत हो जाता है। वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि राक्षस उसको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके शरीर पर कब्जा करने वाला है, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस उस चित्र से बाहर निकलकर बबलू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। राक्षस की शक्तियां 10 गुना बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों के लिए एक शरीर की जरूरत थी। दरअसल बहुत समय पहले ये राक्षस सभी को बहुत परेशान करता था, परंतु इस राक्षस को कोई भी मार नहीं सकता था। तब एक बहुत ही उत्तम जादूगर था, जिसने अपनी शक्तियों की सहायता से इस जादूगर को इस चित्र में कैद कर दिया था। और जादूगर ने राक्षस के शरीर को तो नष्ट कर दिया था, परंतु वो उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने उस चित्र में कैद किया था। फिर उसने इस चित्र को इस कमरे में बंद कर दिया था और इसलिए ये दरवाजा खोलना वर्जित था। परंतु बबलू ने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ये पूरी घटना घटित हो रही थी, तब चमन ये सब अपनी आंखों से देख लेता है और उसे भरोसा नहीं होता कि अभी उसके भाई के साथ क्या हुआ। वो देखता है कि अब बबलू के शरीर पर एक भयानक राक्षस ने कब्जा कर लिया था और अब उसका एक ही अलग रूप देखने को मिल रहा था। परंतु चमन का ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो इस राक्षस के चंगुल से अपने भाई को कैसे भी करके बचाएगा। ये सब देखने के बाद चमन अपने घर वापस चला जाता है और सोचता है कि जब बबलू घर पर नहीं होगा तो वो उस कमरे में जाकर उस राक्षस का सारा राज पता करेगा और अपने भाई की सहायता करेगा। उस दिन के बाद से बबलू बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है और वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा तंग करने लगता है। दरअसल ये काम बबलू नहीं, उसके अंदर का राक्षस कर रहा होता है और राक्षस को जो भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता वो उस आदमी की आत्मा निकालकर अपने कब्जे में कर लेता है। राक्षस को दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बहुत ही मजा आता है। इसी तरह उस राक्षस का आतंक कुछ दिनों तक चलता रहा, परंतु चमन इस बात से बहुत ज्यादा सावधान रहता था कि वो कभी भी बबलू के सामने न आए। अगर गलती से उस राक्षस ने उसको भी मार दिया तो वो अपने भाई को कभी भी इस राक्षस के चंगुल से आजाद नहीं करवा सकेगा। इसके बाद जब एक दिन बबलू पूरे दिन घर पर नहीं होता, तब चमन चुपके से उसके कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद वो उस पूरे कमरे की छानबीन अच्छे से करता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर थोड़े समय बाद जिस चित्र में वो राक्षस कैद होता है, उस चित्र के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। जब चमन उस अच्छे से पढ़ता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि वो राक्षस से किस तरीके से छुटकारा पा सकता है। उस चित्र के पीछे जो भी लिखा हुआ था उसके अनुसार वहां पर एक छोटा सा बक्सा था जिसमें जादुई रेत था। उसके बाद उस जादुई रेत को और उस खाली चित्र को लेकर चमन अपने साथ चला जाता है और बबलू को ढूंढता है। उसके बाद वो मुट्ठी में उस रेत को लेता है। जैसे ही वो रेत को बबलू के ऊपर डालता है तो वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। उसके बाद चमन बबलू के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसके बाद वो राक्षस चिल्लाते हुए उसके शरीर से निकलकर उस चित्र में कैद हो जाता है और उस राक्षस ने जितने भी लोगों की आत्माओं को कैद कर लिया था वे सभी फिर से जीवित हो जाते हैं।
उन्हें या उनके घर वालों को कोई भी पिछली बातें याद नहीं रहती। तब राक्षस उस चित्र से बार बार चमन को बहुत सारी धमकियां देता है और उससे कहता है कि या तो तुम मुझे बाहर निकालने के लिए सहमत हो जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। परंतु चमन अच्छे से जानता था कि अब राक्षस इस चित्र में कैद हो चुका है और अब उसकी शक्तियां बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। उसकी शक्तियां तभी काम कर सकती हैं जब उस राक्षस को कोई शरीर मिलेगा। इसलिए चमन उस राक्षस की एक बात नहीं सुनता। वो पहले सोचता था कि वो राक्षस को इस कमरे में बंद कर दे, परंतु उसे डर होता है कि कहीं दोबारा ये राक्षस वापस बाहर न आ जाए। तो वो निश्चय कर लेता है कि वो इस चित्र को जला देगा। उसके बाद चमन उस चित्र को जलाकर राख कर देता है। उसके कुछ समय बाद बबलू होश में आ जाता है और चमन उससे सारी बात बता देता है, परंतु बबलू उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो राक्षस ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल बबलू को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। तब वो कहता है कि अगर वो राक्षस बुरा होता तो वो मुझे इतनी सुंदर हवेली और इतना सारा धन क्यों देता। तब चमन कहता है कि दरअसल उस राक्षस ने तुम्हें कभी हवेली और धन दिया ही नहीं था, वो सब उसका केवल जादू था जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा दिख रहा था। वो राक्षस उस चित्र में रहकर इतना शक्तिशाली था ही नहीं कि वो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सके। उसे केवल एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए उसने तुम्हें बहकावे में रखा और तुम्हें ऐसा दिखाया कि उसने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी ताकि तुम उस चित्र से बाहर आजाद हो सको। जब बबलू अपने भाई की सब बातें सुनता है तो उसे अपने भाई की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर वो जल्दी से भागकर अपने घर के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर न तो कोई हवेली है और न ही कमरे में कोई धन। वो सब केवल एक भ्रम था। जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारी हवेली कहाँ गई, तब उसकी पत्नी कहती है कि अजी, आप पिछले कुछ दिनों से ये कैसी बातें कर रहे हो। कभी आप हवेली कहते हो, कभी आप मुझे धन लाने को कहते हो। आखिर वो कौन सा कमरा है जिसमें आपने इतना सब धन छुपा रखा है। अभी कुछ दिन पहले तो आप मुझे नौकर समझ रहे थे। आपको क्या हो गया है? आपकी दिमागी हालत तो ठीक है ना। जब वो अपनी पत्नी से ये सब सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सब केवल एक भ्रम था और जो भी उसके भाई ने उसे बताया था वो बिल्कुल सच था। फिर बबलू अपने भाई के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तब चमन कहता है कि भाई, मैं कभी भी तुमसे ईर्ष्या नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया था और मैं देख रहा था कि तुम क्या करते हो। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने तुम्हारी और राक्षस की सारी बातें सुन ली, जिससे मैं तुम्हें बचाने में सफल हो सका। तब बबलू अपने भाई से दोबारा अपने किए की क्षमा मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचा ली। उस दिन के बाद से दोनों भाई मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर कोई काम गलत लगता है तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए और जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। जादुई लॉकेट। एक समय की बात है, एक गांव में दो सहेलियां रहती थी, नेहा और रेखा। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। नेहा के माता पिता नहीं थे, उसके पिता का बचपन में देहांत हो गया था और अभी कुछ महीने पहले ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया था, जिसकी वजह से नेहा बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो रेखा नेहा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो हर वक्त उसका ध्यान रखती थी। कभी कभी तो रेखा नेहा के घर पर 2-4 दिन रुक जाया करती थी। हालांकि उन दोनों का घर ज्यादा दूर नहीं था, परंतु रेखा नेहा के साथ इसलिए ज्यादा वक्त बिताती थी ताकि नेहा को अकेलापन महसूस न हो और उसका वो अच्छे से ध्यान रख सके। तब एक दिन रेखा नेहा के पास आती है और नेहा से कहती है कि नेहा, तुम्हें पता है, अभी कुछ दिन बाद हमारे गांव में मेला लगने वाला है। हर साल हम उस मेले में जाते हैं, तो इस बार भी हम दोनों साथ में चलेंगे। नेहा कहती है कि नहीं रेखा, मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। इस बार मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रेखा समझ जाती है कि नेहा इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उसकी माँ का देहांत हुआ है और उस दिन के बाद से नेहा बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई थी।
नेहा के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे जो वो मेले में जाकर कुछ खरीद सके। रेखा कहती है कि नहीं नेहा, तुम मेरी पक्की सहेली हो, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे अलावा कभी भी कहीं पर भी किसी और के साथ नहीं जाती हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगी हो, परंतु मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना तो होगा ही, और तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके जाने की वजह से तुम इतनी ज्यादा उदास रहने लगी हो। फिर नेहा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, परंतु फिर रेखा नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहती है कि परंतु कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चल रही हो तो बस चल रही हो। तब नेहा कहती है कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस अब तो खुश हो ना तुम। तब रेखा कहती है कि हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर रेखा अपने घर चली जाती है और फिर नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो अपने घर का काम करने लगती है। उसके कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन मेला लगा होता है। तब रेखा और नेहा मेले में जाकर खूब मस्ती करती हैं। वे दोनों अपने लिए खूब सारा सामान खरीदती हैं। नेहा और रेखा को वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां, पायल और झुमके दिखते हैं। तब वे अपने लिए ये सब कुछ खरीद लेती हैं। नेहा के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ये बात रेखा को पता होती है, इसलिए रेखा नेहा के लिए सारा सामान खरीदती है। नेहा रेखा को बहुत बार मना करती है कि उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उसके बाद भी रेखा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो अपने लिए जो भी सामान खरीदती वही सामान वो नेहा के लिए भी खरीद देती। फिर जब वे दोनों थोड़े समय बाद आगे जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसमें बहुत अजीब अजीब तरह की चीजें होती हैं। तब उन्हें वहां पर एक सुंदर सा लॉकेट दिखता है। तब रेखा को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। उसके बाद वो लॉकेट खरीद लेती है। जब रेखा उस लॉकेट को खरीद रही होती है तो मानो जैसे वो उसकी सुंदरता को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो लॉकेट चांदी का था जिसके बीच में गुलाबी रंग का एक सुंदर सा मोती जड़ा हुआ था। उसके बाद नेहा और रेखा वापस अपने घर चले जाते हैं। रेखा नेहा के घर पर रुकने आई थी, इसलिए वो उस दिन नेहा के साथ उसके घर पर ही चली जाती है। वे दोनों बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे जल्दी ही अपने लिए खाना बनाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। रेखा ने अपने गले में उस लॉकेट को पहना होता है और वो उस लॉकेट को पहनकर ही सो जाती है। जब रात को वो सो रही होती है तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जब वो उठकर देखती है तो कमरे में उसके और नेहा के अलावा वहां पर कोई नहीं होता। तब वो सोचती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। फिर वो सोचती है कि वो इस लॉकेट को अभी उतार कर रख दे। जैसे ही वो उस लॉकेट को उतार कर बगल में रखी मेज पर रख रही होती है तभी वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जिसमें से एक परी निकलती है। इसी शोर की वजह से नेहा की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके सामने एक बहुत ही सुंदर परी खड़ी है। जब नेहा और रेखा उस परी को इस तरह अचानक अपने सामने देखती हैं तो वे बहुत डर जाती हैं। तब वो परी उनसे कहती है कि घबराओ मत, मैं एक अच्छी परी हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। तब रेखा उस परी से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तब परी बताती है कि मेरा नाम सेलिना है, मैं इस लॉकेट में कैद हो गई थी। हमारी परियों की दुनिया बिल्कुल अलग है और वहां पर एक बुरी चुड़ैल ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारी रानी परी को अपनी कैद में रखा है। जब मैंने उस चुड़ैल का विरोध किया तब उसने मुझे इस लॉकेट में कैद कर दिया था। तब मेरी सहेली ने उस चुड़ैल के पास से इस लॉकेट को चुरा लिया था। तब रेखा आगे कहती है कि परंतु आप हमारी इंसानी दुनिया में कैसे आई। तब वो परी आगे बताती है कि उस बुरी चुड़ैल ने अपने जादू की सहायता से हमारी रानी परी को अपनी कैद में रखा है और हमें अपनी रानी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा, परंतु ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें इंसानों की सहायता की जरूरत है। इसलिए मेरी सहेली इस लॉकेट को लेकर इस इंसानी दुनिया में आ गई थी। परंतु चुड़ैल को जब ये बात पता चल गई, जिसके बाद मेरी सहेली ने इस लॉकेट को उस मेले में छोड़ दिया था। उसके बाद वो चुड़ैल मेरी सहेली को अपने साथ कैद करके वापस हमारी दुनिया में ले गई है, क्योंकि उस चुड़ैल को ये डर है कि अगर हम किसी इंसान को अपने साथ हमारी दुनिया में ले जाएंगे तो हम आसानी से उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हैं। तब रेखा और नेहा परी की ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नेहा परी से पूछती है कि एक आम इंसान किस तरह से आपकी दुनिया को उस चुड़ैल से बचा सकता है।
आपको तो जादू भी आता है, परंतु हम तो एक मामूली से इंसान हैं, हम तो भला उस चुड़ैल को कैसे हरा सकते हैं। तब वो परी बताती है कि उस चुड़ैल को श्राप मिला है कि अगर गलती से वो किसी इंसान के खून की बूंद को भी पी लेगी तो उसी समय उसका अंत हो जाएगा। उसके बाद वो परी रेखा और नेहा से अपनी दुनिया में चलने के लिए निवेदन करती है। पहले तो रेखा और नेहा को बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो किस प्रकार परी की सहायता कर पाएंगे। फिर नेहा परी से कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी, और वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो किसी को मेरे जाने से कोई गम भी नहीं होगा। तब रेखा नेहा की बात सुनती है तो उसे नेहा की इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है। तब रेखा नेहा से कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे जाने से किसी को दुख नहीं होगा। मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती, तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हो, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें अकेले कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। उसके बाद रेखा भी परी के साथ चलने के लिए मान जाती है। पहले तो नेहा रेखा को अपने साथ जाने से मना करती है, परंतु रेखा बहुत जिद करती है। उसके बाद वे दोनों परी के साथ उसकी दुनिया में जाकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब परी अपने जादू की सहायता से नेहा और रेखा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। जब वे दोनों परी की दुनिया में जाते हैं तो वे वहां की सुंदरता को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब वे देखते हैं कि वहां पर इतना सुंदर बड़ा सा बगीचा है, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल वृक्ष हैं, और वहां पर इतनी सारी छोटी और बड़ी परियां हैं जो कि हवा में उड़ रही थी। उसके बाद जब कुछ परियां वहां पर रेखा और नेहा को देखती हैं तो वो सेलिना परी से पूछती हैं, जो परी उनको अपने साथ लेकर आई थी। सभी परी कहते हैं कि आप यहाँ पर इंसानों को लाने में कामयाब हुई और इन्होंने आपको उस लॉकेट से भी मुक्त करा दिया। हमें ये देखकर अत्यंत खुशी हुई। इसका मतलब ये है कि अब हम उस चुड़ैल को सबक सिखा सकेंगे और उसे मारकर हम अपनी रानी परी को भी कैद से आजाद करवा सकते हैं। तब सेलिना परी कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो, अब उस चुड़ैल का अंत आ चुका है, परंतु हमें सावधान रहना होगा। अगर गलती से उस चुड़ैल को ये पता चल जाए कि यहाँ पर इंसान है तो वो पहले से ही सावधान हो जाएगी और अपने जादू की सहायता से इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें चुपके से उसे मिश्रण को तैयार करना होगा जिससे पीकर वो चुड़ैल मर जाएगी। उसके बाद वो परी रेखा और नेहा को रसोई घर में ले जाती है और वो चुड़ैल के लिए एक स्वादिष्ट सूप तैयार करती है। उसके बाद नेहा अपनी खून की कुछ बूंदें उस सूप में मिला देती है। फिर जब चुड़ैल के खाने का समय होता है तब एक नन्ही परी उस सूप को लेकर चुड़ैल के पास चली जाती है और कहती है कि लीजिए महारानी, मैं आपका खाना लेकर आई हूँ, आप इसे खा लीजिए। तब चुड़ैल कहती है कि कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। तब वो नन्ही परी डर जाती है कि कहीं चुड़ैल को सब सच न पता चल जाए। तब चुड़ैल हंसते हुए कहती है कि अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद चुड़ैल उस सूप को पी लेती है। जब चुड़ैल उसको पीती है तो उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। फिर वो दर्द के मारे खूब तड़पने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस सूप को पीते ही चुड़ैल मर जाती है और एक प्रकाशित रोशनी होती है। उसके बाद उसका शरीर वहां से गायब हो जाता है। जब चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है तो उसे अपने जितने भी बुरे जादू किए होते हैं तब हर कोई वहां पर उन जादू से मुक्त हो जाता है और उसके बाद सभी परियां अपनी परी रानी को कैद से बाहर निकाल लेती हैं। इसके बाद वो रानी परी रेखा और नेहा को उनकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और अपना आभार प्रकट करती है। उसके बाद नेहा और रेखा उन परियों के साथ खूब स्वादिष्ट भोजन करते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। वे सभी साथ में प्यारे गाने गाते हैं और खूब नाचते भी हैं। फिर जब सभी जश्न मना लेते हैं उसके बाद हर परी नेहा और रेखा को खूब सुंदर सुंदर उपहार देती है। कोई उन्हें फूलों से बने गहने देती है तो कोई उन्हें स्वादिष्ट भोजन देती है। ये सब उपहार पाकर नेहा और रेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद परी सेलिना नेहा और रेखा को अपने जादू की सहायता से वापस उनके घर पहुंचा देती है। जब वे दोनों वापस अपने घर जाती हैं तब नेहा देखती है कि उसके कमरे में एक बक्सा रखा है जिसमें बहुत सारे सोने की मुद्राएं हैं। तब परी कहती है कि ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। तब नेहा और रेखा कहते हैं कि उन्होंने किसी उपहार के लिए उनकी सहायता नहीं की। तब परी कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत अच्छी हो और तुमने उपहार के लालच में हमारी सहायता नहीं की, बल्कि तुम दोनों का दिल बहुत ही साफ है और तुम दोनों बहुत अच्छी और प्यारी हो, इसलिए तुमने हमारी सहायता की। परंतु ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है तो तुम इसे मना मत करो। उसके बाद परी सेलिना
उनसे अलविदा लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। इस तरह नेहा और रेखा की जिंदगी में एक बहुत ही रोमांचक किस्सा जुड़ जाता है, जिसके बाद से वे दोनों परियों के उपहार की सहायता से दूसरे लोगों की सहायता करने लगी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ ही सभी की सहायता करनी चाहिए। तूफान में कामयाबी। मुझे तूफान की तेजी बहुत पसंद है। ये कुदरत का अद्भुत नजारा होता है। तूफान अपने गुजर जाने के बाद एक अद्भुत रोशनी छोड़ जाता है, इसलिए मैंने तूफान के गुजरने के बाद टहलने का इरादा किया। आसमान सम्मोहक था, साफ हवा की खुशबू आश्चर्यजनक थी। ऐसा लग रहा था पेड़ की पत्तियां धोई गई हो और उन पर पड़ी पानी की बूंदें मानो गिरने वाली हो, पर वे गिरती नहीं थी, वे बस झूलती रहती। उनकी चमक क्रिसमस पेड़ पर लगी रोशनियों की तरह थी। ये सब पेड़ों को क्रिसमस पेड़ की तरह बना रहे थे। टहलने के दौरान मैंने देखा कि कुछ बच्चे भाग रहे हैं और उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जो काफी गुस्से में था। बूढ़ा आदमी उन पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और दो लड़के और एक छोटी लड़की सड़क पर अपने पीछे एक बैग खींचते हुए खरगोश की भांति दौड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि मामला क्या था। मैंने इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं ली और टहलता रहा। बच्चे भागते हुए एक गली में गायब हो गए। कुछ मिनटों बाद मैंने बच्चों को फिर से देखा। वे तूफान की वजह से सड़क पर गिरे आमों को बटोर रहे थे। अब मैं समझ गया कि वो आदमी उन पर गुस्सा क्यों था। वे बच्चे शायद उस सड़क पर गिरे आमों के पीछे थे। मैं भी बचपन में ऐसा ही करता था। फर्क इतना था कि बच्चे सड़क से आम इकट्ठा कर रहे थे और मैं और मेरे दोस्त आम बटोरने जंगल में जाया करते थे, इसलिए कोई गुस्से में बूढ़ा व्यक्ति हमारे पीछे नहीं होता था। मैंने देखा कि वे बच्चे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने समझ लिया कि मैं उन्हें देख रहा था। वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने मुझे नजरअंदाज करने का सोचा और सड़क से आम उठाने लगा। मैं उनके पास गया और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? चौंकते हुए दोनों लड़कों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक छोटी लड़की ने थोड़ी देर बाद कहा, हम आम इकट्ठा कर रहे हैं। शायद दोनों लड़के उसके बड़े भाई थे। उन्हें उसका मुझसे बात करना पसंद नहीं आया। उनमें से एक लड़के ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मालिक से हमारी शिकायत करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम तो सड़क पर गिरे हुए आम उठा रहे हो, किसी के पेड़ से थोड़े ही चुरा रहे हो। मैंने उनका पक्ष लेते हुए जवाब दिया, जिससे उनकी चुप्पी टूट सके। ऐसा ही हुआ। ये बात उस बूढ़े आदमी से कहने की कोशिश कीजिए जो अभी हमारा पीछा कर रहा था, दूसरे लड़के ने कहा। मैं मुस्कुरा दिया और उन्होंने आम इकट्ठा करना जारी रखा। सभी आम अच्छे आकार के नहीं थे। आखिरकार वे पेड़ से कंक्रीट पर गिरे थे। उनमें से कुछ पर खरोचे तो कुछ में दरारें आ गई थी और बाकी दो टुकड़ों में बट गए थे। बच्चों ने सभी आमों का परीक्षण किया जो उन्हें मिले। यदि वो अच्छा होता तो अपने बैग में रख लेते, यदि अच्छा नहीं होता तो उसे फेंक देते और अगले पेड़ की तरफ चल देते, फिर अगले पर, जब तक कि अगली सड़क पर जाने का समय नहीं आ जाता। मैं भी उनके साथ चलने लगा, लेकिन मैं थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था ताकि ऐसा न लगे कि मैं बच्चों का साथी हूँ। मैं चिंतित था कि अगर कोई दूसरा बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर आ गया और उनका पीछा किया, बच्चे जल्दी से भाग जाएंगे, पर वे मुझे कहाँ छोड़ जाएंगे? यदि मैं उनके साथी के रूप में पकड़ा गया तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। इसलिए मैं सावधान था कि मैं उनके इतने नजदीक न जाऊं कि यदि वे पकड़े जाएं तो मुझे उनके साथ शामिल होने से इनकार करना पड़े। इस बीच मैंने महसूस किया कि बच्चे मुझ पर भरोसा करने लगे थे। वे जानते थे कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताना होता तो अब तक बता चुका होता। अचानक छोटी लड़की ने ध्यान दिया कि तूफान के कारण अमरूद के पेड़ से अमरूद भी टूट गए थे। उसने उन्हें भी उठाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कोई खरोच या दरार तो नहीं, फिर अच्छे अमरूद रख लिए और बाकी फेंक दिए। समय बीतता गया और क्योंकि हम सड़क से गए थे, मैंने खुद को एक पहरेदार के रूप में पाया। मैं नहीं जानता कि ये कार्य कब से शुरू हुआ, लेकिन मैं इस विचार के साथ खुश था जब तक कि मैं परेशानी में नहीं आता। मैं स्वीकार करता हूं कि ये काफी करीबी मामला था और मैं चुपचाप हल्के खतरे का आनंद उठा रहा था। इसने मुझे मेरे बचपन के दिन याद दिला दिए, लेकिन मेरे जैसे सभ्य आदमी के लिए इस कार्य में सड़क पर रहने वाले शैतान बच्चों का साथ ही दिखना थोड़ा अजीब था। इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं उनके साथ न दिखूं, विशेष रूप से उनके सामने जो मुझे जानते थे। उन बच्चों से बात करने या उनके साथ चलने में कोई समस्या नहीं थी जब वे सड़क पर जा रहे थे, लेकिन जब वे फल उठाते
मैं उनसे अलग हो जाता। मैंने उनके बैग को देखा और महसूस किया कि उनके पास जरूरत से ज्यादा फल है, फिर भी वे और ज्यादा फलों की खोज कर रहे थे। मैंने दूसरी अजीब चीज गौर की कि उन्होंने बैग से एक आम या अमरूद नहीं खाया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, जब मैं बचपन में इस प्रकार घूमता था तो मैं और मेरे मित्र कुछ आम अपने बैग में रखते थे, उनमें से कुछ खाते थे और कुछ आधे खाए जंगल में फेंक देते थे। लेकिन ये बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगता इतने फल तुम लोगों के लिए काफी हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ क्षण बाद छोटी लड़की ने कहा, हम ये अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये फल बेचेंगे। बड़े भाइयों में से एक ने उसे कोहनी मारी। ये सबूत था कि वे अपनी योजना को मेरे सामने खोलना नहीं चाहते थे। हम इनको बेचकर अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेंगे, आज उनका जन्मदिन है। पूरी सुबह हमने यही सोचने में बिता दी कि हम उन्हें क्या उपहार दे सकते हैं, लेकिन जब तक तूफान आया हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। तब मेरे भाइयों में से एक के दिमाग में गिरे हुए आमों को उठाने और उन्हें बेचकर पैसे से उपहार खरीदने का विचार आया। मुझे बच्चों की इस बात ने बहुत प्रभावित किया कि वे अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, और अभी भी मेरे बचपन की यादें इस कटु वास्तविकता से कहीं अलग थी। छोटी बच्ची अपने भाइयों को देखने और आम उठाने उनके पीछे गई। मैं वहीं खड़ा रहा, उस सूचना का विश्लेषण करते हुए जो मुझे अभी अभी प्राप्त हुई थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कितनी तेजी से चीजें बदल सकती थी। कुछ क्षण पहले ये बच्चे खुश और उत्तेजित दिख रहे थे। वे सार्वभौमिक बचपन की मूर्ति लग रहे थे, लेकिन अब वही बच्चे दुखी और खिन्न लग रहे थे। एक वास्तविकता का सार जो हम में से अधिकतर लोग नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि जब इस प्रकार की स्थिति हमारे समक्ष आती है तो हम उससे किनारा कर लेते हैं। ये सभी छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ा शायद 10 साल का था, सबसे छोटा 8 साल का रहा होगा, छोटी बच्ची 6 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी। ये आम इकट्ठा करके बाजार में बेचकर उससे माँ के लिए उपहार खरीदने की उम्र नहीं थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? अगर मैं उन्हें पैसे देता तो ये उनका अपमान होता, न केवल उनका बल्कि उनके उद्देश्य का भी। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और उनके साथ साथ चलता रहा। कुछ और सड़कों को पार करने और अधिक आम व अमरूद इकट्ठा करने के बाद बच्चों ने निर्णय लिया कि अब पर्याप्त फल हो गए हैं, तो वे बाजार की तरफ चल दिए। अभी तक की यात्रा में मैं उनके साथ था, इसलिए मैंने थोड़ा और रुकने का निश्चय किया ताकि उनके प्रयासों की पराकाष्ठा को देख सकूं। वे जानते थे कि अपने बाजार में फल नहीं बेच सकते क्योंकि स्थायी विक्रेता आपत्ति करेंगे, इसलिए उन्होंने बाजार में सड़क किनारे एक दुकान लगाने की सोची। मैंने देखा कि उन्होंने बैग को सड़क किनारे रख दिया, घास पर फलों को ढेल दिया और गुणवत्ता और आकार के आधार पर आम तथा अमरूद का बाटा और बैग पर सावधानी से उनके ढेर लगा दिए। वहां 2 प्रमुख डेयरियां थी, एक अमरूद की और एक आम की। अमरूद का ढेर अधिकतर सामान्य था, लेकिन आम के ढेर में कई प्रकार और आकार के फल थे। वो एक विषम मिश्रण था और इसलिए उनका मूल्य कम था। फिर भी लोग दाम के लिए उनसे मोल भाव कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे इतने छोटे बच्चों से मोल भाव कर सकते हैं। मुझे उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो लोग मोल भाव कर रहे थे उनके लिए आशाहीनता और दुख महसूस हुआ। मेरी नजर में बच्चे हीरो थे। कीमत कम होने के कारण फल बहुत जल्दी बिक गए। अब केवल कुछ ही आम बचे थे। वे इतने कम थे कि लोग उन्हें देखने को भी नहीं रुकते थे। बच्चे अपने स्टॉक को जितनी जल्दी हो सके बेचने के लिए परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपनी माँ के लिए उपहार खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और शाम भी लगभग खत्म होने को थी। मैंने उन सभी को खरीदने के लिए आगे बढ़ने की सोचा और कहा, अच्छा मुझे भी कुछ आम की आवश्यकता है, ये कितने के हैं? छोटी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराई और बच्चे जोड़ भाग में लग गए। फिर उन्होंने कहा 8 रुपए के। मैंने एक 10 रुपए का नोट निकाला और उन्हें दे दिया। तुरंत ही मुझे छुट्टे पैसे देने के लिए उन्होंने बैग खंगालना शुरू किया। चिंता मत करो, छुट्टे पैसे रखो, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और मुझे 2 रुपए का सिक्का दे दिया। तो क्या तुमने निश्चित कर लिया है कि तुम क्या उपहार अपनी माँ को देना चाहते हो? मैंने पूछा। लड़कों ने अपनी बहन को घूरना शुरू किया। ये उनका रहस्य था और वो उसे अपने तक रख न सकी। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके विश्वास को धोखा दिया है। यह अजीब था। अंत में लड़के ने कहा, हमने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, हम पैसे गिन लेंगे तब देखेंगे कि हम क्या खरीद सकते हैं। उन्होंने अपने बैग से सारे पैसे निकाल दिए और गिनना शुरू किया। वो 100 रुपए से अधिक थे। उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से देखा मानो कह रहे हो कि ये उम्मीद से ज्यादा है। लंबे समय तक वे किसी
अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए जब तक कि छोटी बच्ची ने एक छाता बेचने वाले की तरफ इशारा किया। ये पानी से भीगी सड़क पर अपने ग्राहक को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। माँ ये छाता इस्तेमाल कर सकती है, वो हमेशा घर भीगते हुए वापस आती है, छोटी बच्ची ने सुझाव दिया। उसके भाई उससे सहमत हो गए। मैं वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। वे दौड़कर उस छाता बेचने वाले के पास पहुंचे और विभिन्न आकार और रंग वाले छातों में से अपनी पसंद का छाता खोजने लगे, पर वो छोटी बच्ची एक सुंदर सफेद छाते से चिपक गई जिस पर लाल रंग के फूल बने हुए थे। उसने उस ओर इशारा किया और कहा, मुझे ये चाहिए। लेकिन वो छाता उनके पास एकत्रित हुए पैसों से ज्यादा का था। छाते वाले ने कम पैसे के कारण देने से मना कर दिया, लेकिन समझने को तैयार नहीं थी। तब उसके भाइयों ने भी बच्ची को मनाने की कोशिश की, लेकिन आप किसी 6 साल की बच्ची से कितनी बहस कर सकते हैं जबकि वो रोने की कगार पर हो। मैं वहां सिर्फ खड़ा रहकर ये सब नहीं देख सकता था। बच्चे छाता बेचने वाले के सामने खड़े थे और उनके शरीर का पिछला हिस्सा मेरे सामने था। मैंने अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकाला और छाता बेचने वाले के सामने लहराया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी उंगली को मुंह पर रखा और उससे भी चुप रहने का इशारा किया। वो समझ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने उन बच्चों को उनकी पसंद का छाता दे दिया और जितने पैसे थे वे दे सकते थे उनसे ले लिए। जैसे ही बच्चे अपने तोहफे के साथ उसके रास्ते से हटे, छाता बेचने वाला धीरे से मेरी तरफ आया और मेरे हाथों से 50 रुपए का नोट लेकर चला गया। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसे कुछ लोग दया कहेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। मुझे लगता है वे बच्चे मेरे प्रति दयालु थे। पैसे का मूल्य क्या है, ये सिर्फ उस छपे हुए कागज का मूल्य था। मेरे लिए 50 रुपए के नोट की कीमत एक चॉकलेट का टुकड़ा या एक चिप्स का बैग या एक प्लेट नूडल्स, लेकिन इन बच्चों के लिए वही 50 रुपए का नोट अपनी माँ के प्रति लगाव जताने का एक जरिया था कि वे अपनी माँ की कितनी परवाह और प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे 50 रुपए की नोट की कीमत लाखों गुना बढ़ा दी थी। कौन जानता है कि उनकी माँ ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी होगी जब उन्हें उनका जन्मदिन का उपहार मिला होगा। हो सकता है वे रोई हो। इसकी कीमत लगाना उनकी खुशी के आंसुओं का अनादर करने जैसा होगा। उस दिन के बाद मैं जब भी उस बाजार से निकलता उन बच्चों की खोज इस उम्मीद से करता कि अब वे मुझे सड़क पर दोबारा फल बेचते नहीं देखेंगे। मैंने उन्हें दोबारा फिर कभी नहीं देखा। तेजू काका। सर्दियां चल रही थी और तेजू काका को मावे की बर्फी बनाकर खाने की इच्छा हो रही थी। तेजू काका ने सोचा कि मावा तो घर पर ही बनाऊंगा और उसके लिए तो दूध शुद्ध होना चाहिए और ऐसा दूध तो सिर्फ सोनपुर गांव में ही मिलेगा। तो तेजू काका ने अपने पड़ोसी नाटा नत्थू को आवाज लगाई। बोले, अरे ओ नाटा, इधर आ, मुझे मावे की बर्फी बनानी है, दूध लेने के लिए सोनपुर जाना है। नाटा नत्थू छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ आया और बोला, तेजू काका, दूध लेने के लिए सोनपुर जाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ क्या दूध की कमी है? तेजू काका ने उसके कान पकड़े और बोला, तुझे क्या पता सोनपुर गांव का दूध कितना खास है। शुद्ध मिठाई खानी है मैंने, इसलिए हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। नाटा नत्थू बोला, ऐसा क्या खास है वहां? तेजू काका ने कहा, अरे तूने सोनपुर गांव की कहानी नहीं सुनी? सुनी तो क्या खाक सुनी? नाटा नत्थू अपना सिर खुजलाते हुए बोला, काका मुझे तो किसी बात का नहीं पता, मुझे भी कहानी सुना दो। तेजू काका बोले, एक ही शर्त पर सुनाऊंगा, तू मेरे साथ दूध लेने चल, सारा दूध तू ही उठा कर लाएगा। नाटा नत्थू बोला, हाँ हाँ, भला मेरे होते हुए आपको थोड़ी ना दूध उठाने दूंगा, चलो चलते हैं। तो दोनों अपनी साइकिल पर निकल पड़ते हैं और तभी तेजू काका कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो सुन नत्थू, ये कहानी है सोनपुर की। सोनपुर गांव में सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। गांव में रहने वाला रामचरण काफी ईमानदार और हंसमुख स्वभाव का था। उनका एक बेटा था महेश, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। वो फोन पर अपने बेटे से बातें करते थे। पूरे गांव में रामचरण के यहां से सबके घरों में दूध जाता था। लोग प्यार से उन्हें रामू काका कहते थे। उसके पास 8 गायें थी, जिनको वो अपने घर के पीछे बाड़े में रखते थे। वो गायों की काफी देखभाल करता था। वो दूध में कोई मिलावट नहीं करता था। लोगों के घरों में रामू काका एक बड़े टैंकर में सबको दूध देकर आते थे। इससे अच्छी कमाई हो जाती थी।
सुबह अपना दूध बेचने का काम पूरा करके वे दिन में गांव के किसी न किसी दुकान पर या दोस्तों के घर बैठकर बातें करते समय बिताते थे। एक शाम को रामू काका चाय वाले बिरजू के पास बैठे थे। रामू काका से बिरजू ने मजाक करने की सोची और बोला, काका क्या बात है, आज सुबह दूध में एक अजीब सा स्वाद था, कुछ मिलाए थे का? रामू काका बोले हंसते हुए, अरे क्या बताए बिरजू, सुबह बिजली थी नहीं, अंधेरे में पता लगा नहीं तो गलती से गाय की जगह बैल को दुहा लिए, तो स्वाद में तो असर पड़ना ही था। हा हा हा, बिरजू बोला हैरानी से देखते हुए, सच कह रहे हो काका? रामू काका बोले हंसते हुए, ना ना, मजाक भी नहीं कर सकते क्या आप? एक दिन गांव में कोई नया आदमी दूध का एक टैंकर लेकर आया और बोला, एकदम असली शुद्ध दूध, वो भी कम पैसों में, आइए और जल्दी ले जाइए। लेकिन किसी ने भी उससे दूध नहीं लिया। उसे गुस्सा आया। परेशान होकर उसने अपना टैंकर रोका और बिरजू के पास रुककर चाय पीने लगा। बिरजू ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो आदमी बोला, शांताराम। बिरजू हंसते हुए, हाँ हाँ, नाम शांताराम है, तो इतने अशांत क्यों हो भाई? शांताराम, मैं यहां दूध बेचकर पैसे कमाने आया था, मगर एक घर ने भी दूध नहीं लिया। यहां सब रामू काका से ही दूध लेते हैं, एकदम ताजा, शुद्ध और स्वादिष्ट। यहां तुम्हारा काम नहीं बनेगा भाई, किसी और गांव में जाकर बेचो। शांताराम गुस्से में आकर वहां से अपना टैंकर लेकर चला जाता है। फिर वो 4 दिन तक लगातार दूध का टैंकर लेकर बेचने आता है, लेकिन कोई उससे दूध नहीं लेता और साथ के साथ घूमता हुआ वो रामू काका पर और उसके घर पर नजर रखता है। निराश होकर गुस्से से वापस लौट जाता है। 5वें दिन वो आधी रात में एक ट्रक लेकर गांव में आया। तब सारे लोग सो रहे थे। वो रामू काका के घर के पीछे बाड़े में गया और सारी गायों को ट्रक में डालकर चोरी करके गांव से बहुत दूर किसी जगह पर ले गया और रामू काका का टैंकर के शीशे तोड़कर टायर की हवा निकाल दी। सुबह होते ही रामू काका उठे और देखा कि गाय नहीं थी। तब वे परेशान होकर रोने लगे कि किसी ने मेरी गाय और टैंकर चोरी कर ली। सभी लोग इकट्ठा हो गए, यहां वहां खेतों में ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला। रामू काका मायूस होकर बैठ गए। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। दूध न मिलने की वजह से पूरा गांव परेशान था। बच्चे भूख से रो रहे थे। इतने में शांताराम दूध का टैंकर लाया और बोला, एकदम असली शुद्ध दूध, वो भी कम पैसों में, आइए। और सब लोगों को उससे दूध लेना पड़ा। वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर लाया था। उसका दूध गंदा था। दूध पीने के बाद लोग आपस में उसके दूध की बुराई करते थे, मगर उससे मिलावटी दूध लेने के सिवा कोई भी चारा न था। ऐसे कुछ दिन बीतते गए। रामू काका की परेशानी का कोई उपाय नहीं निकला। एक शाम रामू काका के बेटे महेश ने उन्हें फोन किया। फोन उठाते ही रामू काका बोले, हाँ बेटे, कैसे हो? महेश बोला, ठीक हूं पिताजी, आप बताइए कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? इतना कहते ही रामू काका जोर जोर से रोने लगे। महेश घबरा कर बोला, क्या हुआ पिताजी, बताइए। तब रामू काका ने गाय और टैंकर चोरी होने की सारी बात बता दी। महेश ने कहा, मैं कल सुबह ही गांव आऊंगा, फिर करते हैं बात। अगले दिन सुबह ही महेश अपने स्कूटर पर शहर से गांव आने को चल पड़ा। रास्ते में उसने किसी खेत के पास कुछ गायों को चरते हुए देखा। उसने पहचान लिया कि वे गायें उसके पिताजी की है। तब वो उन गायों के पास जाने लगा। तभी वहां शांताराम आ गया और बोला, हाँ भाई, क्या बात है? महेश बोला, कुछ नहीं, ये गायें देख रहा हूं, काफी अच्छी दिख रही है। शांताराम उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो मेरी गायें हैं, अच्छी हैं तो अच्छी ही दिखेंगी, कहीं चोरी करने का तो नहीं सोच रहे तुम? महेश, नहीं नहीं, मैं चोर थोड़े ना हूं, मैं तो बस इन्हें खरीदने की सोच रहा हूं। शांताराम बोला, फिर बढ़िया है, चोरी करना पाप होता है, मुझे तो सख्त नफरत है चोरों से, कहीं कोई चोर मिल जाए तो मैं तो उसका टकला फोड़ दूं। महेश ने पूछा, आप बताओ कितने में बेचेंगे इन गायों को? शांताराम मन में सोच रहा था कि मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, आजकल तो दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, मिलावटी दूध का काम भी चल गया और मुफ्त की गायें भी इस मूर्ख को बेचकर तगड़े पैसे कमा लूंगा। इन 8 गायों के मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा। महेश ने कहा, इतने ज्यादा? कुछ तो कम करो भाई। शांताराम बोला, देखो
मैंने इन गायों की बहुत देखभाल की है, चलो फिर भी कम कर देता हूँ। 1,30,000 से कम 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लेनी है तो ठीक, नहीं तो चलते बनो। महेश बोला ठीक है, दे दो, मगर मेरी एक शर्त है कि यहाँ से आगे मेरा गांव है, मेरे घर तक तुम इन गायों को छोड़कर आओगे, वहां मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शांताराम बोला ठीक है, मुझे इसी रास्ते गांव में दूध बेचने जाना है, मैं दूध का टैंकर लेकर चलूंगा और तुमको मैं एक ट्रक में ये सारी गायें चढ़ाकर दे देता हूँ, और तुम्हारा स्कूटर भी ट्रक में रख लो, तुम ट्रक चला लेना। इस तरह दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में शांताराम बोला तुम रुको यहां थोड़ी देर, मैं आता हूं। वो टैंकर लेकर एक कच्चे रास्ते पर चला जाता है। महेश छुपकर उसके पीछे जाता है और देखता है कि रास्ते में एक नल के पास रोककर शांताराम टैंकर के दूध में बहुत सारा पानी भर लेता है। शांताराम वापस आया और दोनों चल पड़ते हैं। सोनपुर गांव पहुंचकर शांताराम ने कहा तुम कुछ देर रुको, मैं दूध बेचकर आता हूं। तब तक महेश सभी गायों को अपने घर पर बाड़े में छोड़ाता है और कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बता देता है और शांताराम को रोककर उसके टैंकर का सारा दूध गिरा देते हैं। पीछे महेश, रामू काका और कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं। वो वापस मुड़कर भागने लगता है तो दूसरी तरफ भी कुछ लोग खड़े थे। तब महेश बोला दूध नहीं पानी बेचता है तू, क्या बोला था? खुद चोर है और नफरत करता है तू चोरों से। ईमानदारी तो देखो इस चोर की, टकला फोड़ेगा तू चोर का, चल अब हम फोड़ते हैं तेरा टकला। इतने में चोर की पूरी पिटाई कर के उसे भगा देते हैं। अब रामू काका फिर से टैंकर पर दूध बेचने लगे। तेजू काका बोले लो आ गया सोनपुर। उन्होंने रामू काका से 10 किलो दूध लिया और चल पड़े वापस अपने गांव की ओर। नन्हा राजकुमार। इंद्रसेन नाम का एक राजा था। एक थी रानी। राजा को शिकार खेलने का शौक था। प्राय वो शिकार खेलने जाया करता था। एक बार की बात है, राजा इंद्रसेन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। राजा की सेना पीछे रह गई। राजा थक कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। नदी के किनारे ही उसने एक सुंदर कन्या को टहलते देखा। कन्या बहुत सुंदर थी। राजा उस पर मोहित हो गया। उसने कन्या के समीप जाकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या तो जैसे चाहती ही यही थी, वो झट से मान गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। कुछ समय बीता। राजा की पहली रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे नई रानी को बड़ी ईर्ष्या हुई। नियमानुसार राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। नई रानी अब बड़ी रानी को महल से निकालने की तरकीब सोचने लगी। राजा द्वारा जंगल से लाई हुई रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा को अपने वश में करने के लिए ही उसने सुंदरी का रूप धारण किया हुआ था। राजा को इस बात का पता न था। वो नई रानी के जाल में फंस चुका था। राक्षसी ने बड़ी रानी को निकालने का उपाय खोज निकाला। वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। राजा ने कई हकीम वैद्य बुलाए, किंतु रानी ठीक नहीं हुई। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि महारानी की आंखें निकालकर लाई जाएं और उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा महारानी को बिना कसूर इतनी सजा देना नहीं चाहता था, किंतु राक्षसी के साथ रहने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि महारानी की आंखें निकालकर लाई जाएं और उसे तथा राजकुमार को जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा जाए। जल्लादों ने महारानी की आंखें निकालकर राजा के पास भेज दी। राक्षसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और दिनों दिन ठीक होने लगी। महारानी अब अंधी हो गई थी। उसे जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा गया था। राजकुमार भी उसके साथ रहने लगा। राजकुमार बड़ा होने लगा। वो जंगल के किनारे बसे गांव के लड़कों के साथ खेला करता था। एक बार लड़के एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें सबको अपने अपने बाप का नाम बताना होता था। जो लड़का अपने बाप का नाम नहीं बताए उसे खेल में शामिल नहीं किया जाता था। जब खेल में छलांग लगाने से पहले राजकुमार से बाप का नाम पूछा गया तो वो चुप रह गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके पिता राजा हैं। उसे खेल से निकाल दिया गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया और सारा हाल सुनाया। माँ ने रोते हुए बताया, बेटा तुम्हारे पिता का नाम इंद्रसेन है, वे इस इलाके के राजा हैं। कल तू उन बच्चों को बता देना।
राजकुमार ये जानकर कि उसके पिता राजा हैं बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही दुखी भी हुआ कि पता नहीं क्यों राजा ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया है। दूसरे दिन खेल में जब उसने बताया कि उसके पिता इस इलाके के राजा हैं तो सब बच्चे सहम गए और राजकुमार की बड़ी इज्जत करने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से मिलने की ठान ली। उसने मां को नहीं बताया और राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तभी नई रानी आ गई। राजकुमार को देख वो ईर्ष्या से जल भुन गई और राजकुमार को मारने के उपाय सोचने लगी। उसने राजकुमार को फिर से मां के पास भेज दिया। एक दिन राक्षसी फिर से बीमार पड़ गई। राज्य के सारे हकीम वैद्य बुलाए गए, कोई आराम न हुआ। रानी पेट दर्द से पेट पकड़े रोती रहती। राजा बहुत दुखी हो गया। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि राजकुमार मेरे लिए शेरनी का दूध ले आए तो मैं ठीक हो सकती हूं। राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और शेरनी का दूध लाने का आदेश दिया। राजकुमार ने वापस आकर अपनी मां को बताया कि नई रानी को शेरनी का दूध चाहिए। महारानी समझ गई कि ये सब राजकुमार को मरवाने की योजना है। उसने राजकुमार को समझाया कि वो जंगल न जाए, किंतु राजकुमार नहीं माना और जंगल की ओर हो लिया। जब राजकुमार शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां चारों ओर आग लगी हुई थी। शेरनी के बच्चे आग से डरकर चिल्ला रहे थे। राजकुमार आग से बचता हुआ कूदकर गुफा में गया। शेरनी के बच्चे झुलसने वाले थे। शेर शेरनी वहां नहीं थे। राजकुमार ने बारी बारी शेर के दोनों बच्चों को उठाकर गुफा के बाहर फेंका। शेरनी के बच्चे बहुत खुश हुए और राजकुमार के दोस्त बन गए। राजकुमार ने शेर के बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ आने वाली है, वो तो मुझे खा जाएगी, अब मैं चलता हूँ। बच्चों ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हें माँ से मिलवाएंगे, वो बहुत खुश होगी। शाम को शेरनी आई तो बच्चों ने उसे राजकुमार से मिलवाया और बताया कि इसी ने उन्हें आज आग से बचाया है, नहीं तो वे जल गए होते। शेरनी ने राजकुमार को बहुत प्यार किया। राजकुमार ने डरते हुए शेरनी को बताया उसे अपनी मां की बीमारी के लिए दूध की जरूरत है। शेरनी राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गई कि जितना दूध चाहिए वहां दुहा लेना। राजकुमार शेरनी को साथ ले राजमहल में आ पहुंचा। जब नई रानी ने शेरनी को अपने बिस्तर के पास देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो चिल्ला उठी, ले जाओ इसे, ले जाओ, मैं ठीक हूं। राजकुमार हंसता हुआ शेरनी को जंगल में छोड़ आया। राजा व प्रजा राजकुमार के साथ शेरनी को एक कुतिया की भांति चलता देखकर अचंभित हो गए। कुछ दिन राक्षसी चुप रही। राजकुमार उसे आंखों में खटकता रहा। एक दिन पुनः वो बीमारी का बहाना कर कर लेट गई। शाम को राजा महल में लौटा तो वहां अंधेरा था। रानी कराह रही थी। इस बार फिर रानी ने पेट दर्द का बहाना किया और हाय हाय करती रही। वैद्य हकीम बुलाए गए, कोई फायदा ना हुआ। आखिर रानी ने कहा, मुझे बचपन से ही ऐसा दर्द होता है। मेरे मायके में भूरी भैंस है, उनका दूध पीकर मैं ठीक होती हूँ। यदि राजकुमार मेरे मायके से भूरी भैंसों का दूध ला दे तो मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा ने फिर राजकुमार को हुक्म दिया कि वो वहां जाए और रानी के मायके से भूरी भैंसों का दूध ले आए। राजकुमार को उसकी मां ने जंगल जाने के लिए बहुत रोका, क्योंकि नई रानी ने अपना मायका घने जंगल में बताया था, किंतु राजकुमार नहीं माना। राजकुमार घने जंगल में बढ़ता गया। बहुत आगे जाकर उसे एक साधु मिला। साधु के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि अपनी नई मां के लिए उसके मायके से दूध लाने जा रहा है। साधु ने कहा, बेटा, उस रानी के भाई मां सब राक्षस हैं, वह स्वयं भी राक्षसी है, फिर भी तुम डरो मत, मैं तुम्हें तोता बनाकर भेजता हूं। तुम जाकर एक भैंस का बाल तोड़ लाना, बस सारी भैंसें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। साधु ने राजकुमार को तोता बनाकर भेज दिया। उसने वहां एक भूरी भैंस का बाल तोड़कर छिपा लिया और वापस आने लगा। बस सारी भैंसें उसके पीछे हो ली। सब भैंसों के साथ जब राजकुमार महल में पहुंचा तो राक्षसी बहुत हैरान हुई। सारी भैंसें उसके पीछे आ रही थी। राक्षसी ने दूध पिया और ठीक हो गई। कुछ दिन और बीते। राक्षसी फिर राजकुमार को खत्म करने का उपाय खोजने लगी। एक दिन फिर वह बहाना कर लेट गई। इस बार उसने राजकुमार को
मरवा देने की ठान ली थी। उसने सोचा एक बार वो फिर उसे अपने मायके भेजेगी, वहां उसके राक्षस भाई उसे खा जाएंगे। अतः इस बार उसने राजा को बताया कि उसके मायके में सोने के बर्तन हैं, जब तक वो उनमें खाना नहीं खाएगी ठीक न हो सकेगी। राजा ने फिर राजकुमार को रानी के मायके जाने का हुक्म दिया। राजकुमार ने घने जंगल में उस साधु को पुनः खोज लिया। साधु ने कहा, बेटा तुम्हारी नई माँ के भाई तो राक्षस हैं, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी नानी अंधी है, तुम वहां जाकर बोलना दोहता आया है, वह तुम्हें घर में रख लेगी। उसके बेटे दिन को मार धाड़ करने गए होते हैं और रात को घर लौटते हैं। दिन में तुम भीतर से संदूक से सोने के बर्तन निकाल लेना। बुढ़िया घर के भीतर एक कोठरी में जाने को मना करेगी, तुम उसके भीतर चले जाना। वहां 4 तोते होंगे। इन चारों राक्षसों व राक्षसियों का प्राण इन तोतों में है। जब तुम तोतों को मार दोगे ये सभी भी मर जाएंगे। राजकुमार राक्षसों के घर के पास पहुंच गया और बाहर से ही जोर से आवाज लगाने लगा, नानी जी, ओ नानी जी। भीतर से बुढ़िया राक्षसी बुदबुदाती हुई निकली। पता नहीं ये कौन दोहता आ गया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिया और कहा, नानी जी, मैं आपका दोहता हूँ, रानी माँ का लड़का। अरे मेरा दोहता, कब आया तू? मेरी बेटी कैसी है, ठीक तो है ना? बुढ़िया ने सोचा ये उसी की बेटी का लड़का है। ठीक है नानी, ठीक है, आपको बुलाया है। बुढ़िया ने राजकुमार की खूब सेवा की और कहा, अपनी नानी का घर देख ले, पर अंदर की कोठरी में मत जाना कभी। अंधी बुढ़िया जरा इधर उधर हुई तो राजकुमार ने संदूक खोलकर वहां से सोने के बर्तन निकाल लिए। अब वो भीतर की कोठरी में गया। वहां 4 तोते थे। एक एक करके राजकुमार ने चारों तोते पकड़ लिए। जब एक बूढ़ा तोता पकड़ा तो बुढ़िया राक्षसी जोर से चिल्लाई और उसकी ओर भागी। राजकुमार ने उस तोते की एक टांग तोड़ दी। बुढ़िया की भी एक टांग टूट गई। वो लंगड़ी हो चलने लगी। राजकुमार ने झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई। जब राजकुमार सोने के बर्तन लेकर जाने लगा तो सांझ हो चली थी। उतने में उस बुढ़िया के दोनों राक्षस बेटे भी लौट आए। वे राजकुमार को पकड़ने लपके। राजकुमार ने 2 तोतों की टांगे तोड़ दी। उन दोनों की भी टांगे टूट गई। फिर उसने जल्दी से दोनों तोतों की गर्दन मरोड़ दी। वे दोनों राक्षस वहीं ढेर हो गए। राजकुमार अब तोतों को जेब में छिपाकर राजमहल पहुंचा। वहां राक्षसी का दम घुट रहा था। वो चिल्ला रही थी, हाय मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। राजकुमार ने सोने की थाली व बर्तन वहां रख दिए और राजा से कहा, महाराज आप जल्दी से इन्हें सोने के बर्तनों में खाना परोसिए, ये ठीक हो जाएंगी। रानी ने जब सोने के बर्तन देखे तो हैरान रह गई। धीरे धीरे वो बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए सोने के बर्तन, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने जेब में पड़े तोते को दबाया। रानी और चीख उठी, मुझे मत दबाओ, मत दबाओ, छोड़ दो। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि रानी बहुत बीमार हो गई है। राजकुमार ने दूर जाकर रानी को तोता दिखाया। रानी ने अपने प्राण राजकुमार के हाथों में देखे तो एकदम असली रूप में आ गई। राक्षसी बन वो राजकुमार की ओर झपटी। राजकुमार ने उसके झपटने से पहले ही तोते की टांग मरोड़ दी। राक्षसी वहीं गिर गई। राजा हैरान था कि क्या हो रहा है। राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ी तो राक्षसी भी ढेर हो गई। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। वो अपने किए पर बहुत पछताया और अपने बेटे को गले लगा लिया। महारानी को इज्जत के साथ महल लाया गया। आंखों का इलाज करवाया। महारानी की आंखों की ज्योति फिर लौट आई। तीनों अब सुखपूर्वक रहने लगे। पीपल की परी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे और 2 बेटियां। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी स्त्री थी। उस व्यक्ति के बड़े बेटे का नाम अशोक, छोटे बेटे का नाम अरुण और सबसे छोटे बेटे का नाम बंटू था। बड़ी बेटी का नाम सरोज और छोटी का मोनिका था। उसके 5 बच्चे बड़ी अच्छे आदत के थे। उसकी दोनों बेटियां सुंदर होने के बाद भी स्वभाव की बड़ी विनम्र और सुशील थी। तीनों बेटे भी सुंदर होने के साथ विनम्र स्वभाव के थे। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। एक दिन गोपाल की छुट्टी थी। वो उस रोज काम पर नहीं गया था। इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों से बोला, बच्चों आज मेरे दिमाग में एक विचार आया है
और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा विचार पिताजी? बच्चों, क्यों ना हम कहीं जाकर भगवान को याद करें। इस बहाने से हम घूम भी आएंगे और भगवान की पूजा भी करेंगे। सभी बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हो गए और उसकी बात को मान भी गए। उस समय गोपाल की पत्नी पूजा कर रही थी। उनके घर में ही एक मंदिर बना था। बच्चे मिलकर मां के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर पश्चात जब मां पूजा समाप्त करके बाहर निकली तो बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। मां ने बच्चों की बात गौर से सुनी और राजी भी हो गई। फिर गोपाल का पूरा परिवार भगवान की पूजा करने के लिए किसी एकांत स्थल पर निकल पड़ा। वो लोग कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहां कोई भी न हो, शांति हो, वहां बैठकर पूजा की जाए। अचानक उसके बड़े बेटे को सामने पीपल का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ एकदम शांति थी। अशोक ने अपने पिता को वो जगह दिखाते हुए कहा, देखिए पिताजी, सामने एक पीपल का पेड़ है। देखिए, वहां चारों ओर शांति है। हम वहीं बैठकर पूजा करेंगे। उसके पिता ने ध्यानपूर्वक जब वो जगह देखी तो वाकई वहां की शांति बड़ी अजीब थी। वो मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं बेटे, चलो हम सब लोग वहीं बैठकर पूजा करेंगे। गोपाल का पूरा परिवार उसी पेड़ की तरफ चल दिया। पूजा करने का इससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई दूसरा नहीं था। गोपाल ने अपने दो बेटों से कहा, बेटे तुम दोनों चादर निकालकर इस जगह बिछा लो। फिर वो अपने तीसरे बेटे से बोला, अशोक बेटा तुम आसपास की सारी लकड़ियां चुन लो। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों से कहा, चलो तुम दोनों जल्दी से खाना बनाने का प्रबंध करो। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। दोनों माता पिता अपने अपने बच्चों को इस प्रकार काम करके देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। हमारे कहने पर हमारे सारे काम कितने खुश होकर करते हैं। कभी कोई किसी बात का विरोध नहीं करता। बंटू और अरुण अपने माता पिता के पास खड़े थे। चादर बिछाने के बाद वो माँ बाप के दूसरे भाई के इंतजार में खड़े थे। दोनों बेटियां भी खाना बनाने की प्रतीक्षा में थी। तभी बड़ा बेटा अशोक लकड़ियां इकट्ठी करके वहां ले आया। दोनों बेटियों ने खाना तैयार करके माता पिता के आगे रख दिया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। माता पिता ने अपने बच्चों को पास बैठने का आदेश दिया। सभी बच्चे माता पिता के पास ही आकर बैठ गए। सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। फिर कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। सब लोगों ने मिलकर लगभग 3-4 घंटे तक पूजा की। पूजा के बाद उन लोगों ने बातें आरंभ करना शुरू कर दी। बातें करते करते उन्हें वहीं शाम होने लगी। एकाएक ही उनके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। उस परी ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। सब लोग परी को देखकर चकित रह गए थे। वो उसे अपलक निहार रहे थे। गोपाल ने पूछा, आप कौन हो? परी ने कहा, मैं एक परी हूं। मैं इस पीपल के पेड़ पर रहती हूं। मैंने आज जो देखा उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चे भी कितने आज्ञाकारी हैं। ये देखकर तो मैं बहुत खुश हुई कि आपने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। गोपाल और पार्वती ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और फिर अपने बच्चों को देखने लगे। परी ने कहा, मैं आप सबको एक वरदान देती हूं। आप अपने मन में जिस बात का ख्याल लाएंगे या कुछ भी अच्छी बातें सोचेंगे, आपकी वो बात पूरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। आपके बच्चे अपने जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। परी की बातें सुनकर गोपाल का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। गोपाल ने कहा, देखो बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वे बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं और साथ ही उनके माता पिता को दुखी रहना पड़ता है। माता पिता की बातें सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी सारी बातें कीमती थी। कुछ समय पश्चात ही गोपाल का परिवार
अपने घर के लिए रवाना हो गया था। जब सब लोग अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह पर एक सोने का महल खड़ा हो गया है। महल के दरवाजों पर हीरे मोती जड़े हुए थे। वो सब लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वो समझ गए थे कि ये सब परी ने किया है। सभी लोगों ने खुशी खुशी महल के अंदर प्रवेश किया। जब उन्होंने महल के अंदर देखा तो वहां की हर चीज नई थी। हर चीज सुंदर होने के साथ साथ बड़ी कीमती थी। सभी चीजों में हीरे मोती जड़े थे। गोपाल के बच्चे ये सब देखकर माता पिता से पूछने लगे, बापूजी किसका महल है? गोपाल ने कहा, पता नहीं बच्चों, ये जगह तो हमारी है, मगर ये महल किसका है? उसी समय वहां एक परी प्रकट हुई और बोली, ये महल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इतना बताने के बाद वो परी वहां से चली गई। अगले दिन गोपाल का दोस्त उसके घर पर आया। उसने गोपाल से महल के बारे में पूछा। गोपाल ने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। गोपाल के दोस्तों ने भी वैसा ही किया जैसा गोपाल ने किया था। गोपाल का मित्र अपनी पत्नी को बताकर दोनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। गोपाल का दोस्त अपने बच्चों से जिस काम के लिए कहता वो एक दूसरे पर टालने लगते। जब किसी बच्चे ने काम को नहीं सुना तो सारे बच्चे आपस में लड़ने मरने लगे। अचानक वो परी वहां प्रकट हुई जो कि गोपाल से मिली थी। परी ने कहा, सुनो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहीं और जाकर बैठो। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगी, जिंदगी भर पछताओगे। इतना सुनते ही वो लोग वहां से भाग गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरों को खुशहाल हो गया देखकर जो उसकी नकल करके खुशहाल होना चाहता है उसकी हालत गोपाल के दोस्त जैसी ही होती है, जो पीपल की परी से धन चाहने गोपाल की नकल करते हुए गया था, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। परी ने उसे उल्टे अभिशाप देने की धमकी दी। यदि वे भाग न जाते तो परी के अभिशाप को भोगते। इसलिए अपने सद्गुणों पर सदा भरोसा रखो। किसी की देखा देखी वही काम अपनाने या पाने की लालसा मत करो। बीते हुए पल। सभी लोग स्कूल में दादा दादी दिवस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं प्रधानाचार्य के कक्ष में उस कुर्सी पर बैठी थी जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में खुशी व संतुष्टि थी। मैं बीते हुए पलों को याद कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। चपरासी ने अंदर झांका और कहा, मैडम, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उनको अंदर आने को कहो। और ऐसा कहकर मैं मेज पर बिखरी हुई उन फाइलों को हटाने लगी जिनमें मैंने अभी अभी अपने हस्ताक्षर किए थे। एक लंबा झुका हुआ व शर्मिला सा दिखने वाला आदमी परेशान सा भाव लिए अंदर आया। समय ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं रमेश का दादा हूँ और ये मेरी बेटी है। जैसे ही मेरी नजरें उनसे मिली मेरी कपकपी छूट गई और मैं काफी साल पहले की एक शाम में खो गई। एक शाम जो मेरे मन को कष्ट देती थी, ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा था। मैं 39 साल की कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मुझे अपनी 7, 10 और 18 उम्र की 3 बेटियों को बड़ा करना था। मेरे पति मेरी ताकत थे और उनके बिना जीवन बहुत ही कठिन लगता था। शुरुआत के दिनों में जब मैंने लगभग हार मान ली थी, तब मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को हिम्मत बताई। मैंने एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। मैं अपने पति की पूरी नौकरी के समय एक आर्मी स्कूल में टीचर रही। मैंने अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं भी लेनी शुरू की जो बहुत ही चर्चित हुई। अल्फ्रेड टेंशन की होम दे ब्रॉट वॉरियर डेड वो कविता थी जिसे मैं अपने छात्रों को सबसे पहले सुनाती थी। वो कविता मेरे दिल के काफी करीब थी क्योंकि मेरे पति जो एक कर्नल थे की देह को मुंबई से उनके घर केरल लाया गया था। अपने बल पर खड़ी होने वाली स्मार्ट युवा विधवा होने के कारण मुझे कठु परीक्षा का सामना भी करना पड़ा। मुंह चिढ़ाना, अपमान करना और अनजान फोन का आना रोज का ही हिस्सा बन चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई पर तनाव मुझे खाई जा रहा था। मैं बाथरूम में छिपकर रोया करती थी
परंतु मैंने कभी भी अपने दुख का पता अपने बच्चों को नहीं चलने दिया। एक बार ऐसी ही एक अनजान कॉल आई जिसमें एक सख्त सी आवाज वाले व्यक्ति ने मुझ पर बदनामी वाले जीवन का आरोप लगाया। तुम एक युवा केंद्र चलाती हो ना, और मैंने सुना है कि तुम गलत काम भी करती हो, क्या ये सत्य है? मैं माफी चाहती हूँ। जानती हो ना, जैसे ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और ऐसे ही युवाओं को लुभाने वाले काम। अनजान कॉलर ने आगे कहा। ये उस अनजान फोन करने वाले की सभी कॉल्स का सारांश था। आखिरकार मैं उसकी आवाज को सुनते ही फोन को पटकना शुरू कर देती थी, परंतु वो अभद्र कॉल्स जारी रहे। मैं टूटने के कगार पर थी। फिर मैंने अपने सास ससुर की मदद दी। मेरे ससुर ने मेरी पूरी व्यथा सुनी और एक बहुत बढ़िया उपाय सुझाया। और फिर जब उस कॉलर ने दोबारा फोन किया तब मैंने कहा, देखो मिस्टर, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं लगते हो। मैं प्रभावित हूं तुमसे, हमें मिलना चाहिए। अच्छा विचार है, मैं भी तुमसे मिलना पसंद करूंगा। उसका उतावलापन स्पष्ट था। लेकिन तुमसे मिलने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम करते क्या हो, मैंने जोर देकर पूछा। उसने मुझे अपना नाम बताया और जोड़ा, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी गतिविधियों के बारे में अपने अखबार में लिखने की सोच रहा था। कृपा करके नहीं, मैं एक बेचारी विधवा हूँ जिसे अपनी 3 बेटियों को पालना है। मैंने गुहार लगाई। चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो, इसलिए अब सब ठीक हो जाएगा। बताओ हमें कहाँ और कब मिलना है? कल शनिवार को तुम्हारे लिए ठीक है? शाम को 7 बजे मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। हम होटल में क्यों नहीं मिलते? वहां ज्यादा एकांतता होगी। उसने कहा और उसने जिस तरह से ये बात कही मेरी रूह कांप गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरी जगह भी अच्छी है और यहाँ जरूरत का सब सामान भी है, मैंने कहा। अगले दिन शाम को 7 बजे मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक फटीचर से दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसके बाल काफी कम हो चुके थे, होठों व दांतों पर पान का दाग लगा था और कंधे पर गंदा सा बैग लटका था, घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला और उसका अंदर स्वागत किया। वो निडर होकर अंदर घुसा, चारों तरफ प्रशंसा के भाव से देखा और बोला, काफी आकर्षक जगह है, तुम्हारी खुद की है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरे पेशे को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। जल्दी हम दोनों मामूली बातों पर चर्चा कर रहे थे। मैं अपना जितना सौंदर्य दिखा सकती थी दिखा रही थी और वो इस पर फिदा भी हो चुका था। जब तक मेरी बड़ी बेटी चाय और बिस्कुट लाई तब तक मेरा अनजान मेहमान आराम में आ चुका था। क्या ये तुम्हारी बेटी है? बहुत सुंदर है, उसने कामुकता से पूछा। मैंने उकसाने वाली हंसी हंसी। भाग्य से भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, जो कि इस धंधे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चिंता मत करो, अब से मैं आपका संरक्षक हूँ। मैं आपका नियमित ग्राहक रहूंगा। आप कितने अच्छे हैं। कितने दुख की बात है कि आप इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। आपके पति कप्तान थे ना? नहीं, वे कर्नल थे। ये मेरी किस्मत है। हमारे समाज में जीने का और कौन सा तरीका है? शायद मैंने अपना नाटकीय व्यवहार आवश्यकता से अधिक कर दिया था, क्योंकि वो जोर से बोला, रोना बंद करो। तुम जैसी सुंदर औरत को तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। फिर वो थोड़ा अधीर होने लगा। क्या हम तुम्हारे कमरे में चले? उसने पूछा। थोड़ा रुककर, अगर तुम बुरा न मानो तो, मैंने कहा। परंतु वो उस भाव के साथ खड़ा हो गया जिससे साफ पता चल रहा था, अब देरी करना बंद करो। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करते हैं। मैं समझ गई थी कि अब मेरा समय, या मैं उसका समय कहूँ, खत्म हो चुका था। ठीक है जनाब, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर करूं उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। मैं तुम्हें अपने कुछ नियमित ग्राहकों से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना अच्छा लगेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि तुम एक पत्रकार हो। तुम क्या कह रही हो? उसने चौंकते हुए कहा। मैं अगले कमरे में गई और चिल्लाई, श्रीमान कृपया बाहर आइए। एक सफेद बालों व शांत सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। साथ में उसकी 60 वर्षीय बीवी भी थी। श्रीमान अब कृपया श्रीमान बा से मिले। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के जज और ये उनकी पत्नी श्री बा, ये श्री अबसा है, एक स्वतंत्र पत्रकार। फिर मैं वापस उस कमरे में गई और उस प्रक्रिया को दोहराया। कुछ ही देर में मेरा उत्पीड़क पसीने पसीने होने लगा। उस कमरे में मेरे कई दोस्त खड़े हुए थे। एक जज था, एक डॉक्टर, एक लेक्चरर, एक फार्मासिस्ट और उनकी पत्नियां, और अंत में मेरे सास ससुर आए। वो घिनौना बदमाश रोने की कगार पर आ चुका था, पर मैंने अपना चूहा बिल्ली का खेल जारी रखा।
मैंने कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे जघन्य कामों के बारे में लिखना चाहते थे, क्या अब अपना साक्षात्कार शुरू करें? वो जैसे ही कसमसाया, मैंने उसे और परेशान किया। तुम कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, पर अगर उसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगी। और जज ने अपनी बात रखी और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। बेहतर होगा हम सीधे पुलिस को ही बुला लें। वे खड़े हो गए। वो पत्रकार मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोने लगा। बहन, कृपया इस मामले को अदालत में न ले जाओ, पुलिस को भी मत बुलाओ, मुझे अपने भाई जैसा समझो। मेरे ससुर ने थूकते हुए कहा, भाई खबरदार, जो तूने अपने गंदे हाथों से मेरी बेटी के पैर छूकर उन्हें गंदा किया, क्या तेरे घर में माँ या बहन या बीवी नहीं है? अगली बार किसी असहाय महिला को ब्लैकमेल करने से पहले इस वाक्य को याद कर लेना। भाग जा यहां से। वो कमीना आदमी तुरंत भाग गया और आज इतने सालों बाद वो मेरे सामने खड़ा था। एक दादा जो अपने पोते के स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाग लेने आया था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और चिंता दिखाई दी, मगर मैंने उस पर से नजर हटाकर उन माँ बेटे की जोड़ी को देखा जो उसके साथ आए थे। और रमेश, तो तुम अपने साथ अपने दादाजी को लाए हो अपने स्कूल और टीचर से मिलवाने के लिए, मैंने कहा। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ओह, इसने पापा को जब तक आने के लिए मना नहीं लिया तब तक शांति से नहीं बैठा। इतना सुनते ही वो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया और गले लग गया। दादाजी, ये मेरी सबसे पसंदीदा टीचर है और मैं इन्हें इतना प्यार करता हूँ, उसने अपना हाथ फैलाकर दिखाते हुए कहा। मैंने भी कहा, और मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। मुझे बताओ, ये कैसे दादा हैं? क्या तुम्हें ये कहानियां सुनाते हैं, हाथियों की और भगवानों की तथा दुष्ट आदमियों की जो परेशान औरतों को छेड़ते हैं, चमत्कार की? इस पर उस माँ ने बोला, पापा तो रमेश पर जान छिड़कते हैं। मैंने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाले दादाजी मिले। अब क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी 3 बेटियां हैं और जब वे छोटी थी तब भगवान ने उनके पापा को उनसे छीन लिया था, इसलिए मुझे उन्हें बड़ा करने में बहुत परेशानियां आई। और तुम्हारे दादाजी जैसे ही लोग थे जिन्होंने मुझे जीवन का सामना करने की हिम्मत तथा धैर्य दिया। मैं उस वृद्ध आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराई जिसका सिर झुका हुआ था और गाल पर से आंसू बह रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, चिंता न करें, आपका पोता हमारे पास सुरक्षित है।